तकुड़ो एक टर्मिनली बीमार लड़का था जो अपनी मौत के बाद अपने पसंदीदा गेम की दुनिया में फिर से जन्म लेता है, साथ में अपने पसंदीदा गेम कैरेक्टर के साथ। दोनों मिलकर एक साम्राज्य बनाने की सोचते हैं, जैसे उन्होंने गेम में किया था। लेकिन उन्हें नहीं पता कि तकुड़ो उस कुख्यात राजा ऑफ रूइन के रूप में पैदा हुआ है, जो दुनिया को खत्म करेगा ताकि वो फिर से शुरू हो सके। तकुड़ो ज्यादातर समय एक सिविलाइजेशन बिल्डिंग स्ट्रैटेजी गेम इटर्नल नेशंस खेलता था। एक दिन जब वो गेम फिर से शुरू करता है, अपने सारे टारगेट्स हासिल करने के बाद वो चुपचाप चल बसता है। उसे लगता है जैसे वो अंधेरे में डूब रहा है, और जब आंख खोलता है तो खुद को एक जंगल के बीच एक पत्थर के सिंहासन पर बैठा पाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी एक परिचित शक्ल सामने आती है। तकुड़ो तुरंत पहचान लेता है कि वो औरत उसका पसंदीदा कैरेक्टर आतू द स्लज विच है, जो इटर्नल नेशंस से है। उसे याद आता है कि उसने गेम को सबसे मुश्किल लेवल पर खेला था, जिसमें उसने किंगडम ऑफ रूइन और ईवल मिनोग्रा को चुना था। लक से उसे आतू मिली, जो शुरू में बहुत कमजोर थी, लेकिन दुश्मनों को हराने के बाद उनकी ताकत अपने अंदर सोख लेती थी और आखिर में सबसे ताकतवर बन जाती थी। आतू उसे अपना राजा कहती है, और तकुड़ो सोचता है कि ये कोई रोल प्ले सिचुएशन तो नहीं जिसमें उसे हिस्सा लेना पड़े। लेकिन आतू कहती है कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे सब पता है। वो तकुड़ो का नाम जानती है, और ये भी कि उसने जिंदगी में कभी घास नहीं छुई। वो जानती है कि तकुड़ो गेम का प्रो था, जिसने नाइटमेयर डिफिकल्टी पर सबसे मुश्किल सिविलाइजेशन को पूरा किया। तकुड़ो हैरान रह जाता है कि आतू उसे प्लेयर और खुद को कैरेक्टर मानती है। आतू बताती है कि उसे उनकी सारी गेम्स याद हैं। वो उसके प्ले स्टाइल और स्क्रीन के जरिए कही गई बातों को जानती है, साथ ही उन बारों को भी जब तकुड़ो ने उसकी खातिर कुछ खास किया। तकुड़ो खुश हो जाता है कि अब वो अपने पसंदीदा कैरेक्टर से आमने सामने बात कर सकता है, और आतू कहती है कि वो इससे भी ज्यादा खुश है। वो पूछता है कि क्या ये स्वर्ग है और क्या आतू ने उसे यहाँ बुलाया, लेकिन आतू कहती है कि उसे भी यहाँ बुलाया गया था। जगह के बारे में वो महसूस करती है कि ये एटर्नल नेशंस की दुनिया जैसी है। फिर वो जल्दी से तकुड़ो के सामने घुटनों के बल बैठती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि चूंकि वो दोनों साथ हैं, तो ये जगह कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आतू कहती है कि उन्हें फिर से टीम बनानी चाहिए और सिर्फ उनके लिए एक सिविलाइजेशन बनाना चाहिए। तकुड़ो को समझ नहीं आता कि क्या कहे। आतू उसे सिंहासन से खींचकर नीचे लाती है और कहती है कि उन्होंने गेम में कई बार दुनिया जीती है, तो इसे एक नई शुरुआत का मौका मानना चाहिए। तकुड़ो को आइडिया पसंद आता है, और वो आतू से कहता है कि वो उसकी सेवा करे और एक शानदार सिविलाइजेशन बनाए, जिसे वो खुशी से मान लेती है। फिर वो बैडास विच बनने का नाटक करती है और अपनी वफादारी की कसम खाती है, लेकिन दोनों को अपनी क्रिंज डायलॉग्स पर शर्मिंदगी हो जाती है। इसके बाद तकुड़ो कहता है कि आतू को पता है कि मिनुग्रा में सबसे पहले क्या करना है। आतू हाँ कहती है कि उन्हें शटीन्स बनना है और दुनिया से अपनी मौजूदगी छुपानी है। अगली चीज, तकुड़ो अपने इमरजेंसी स्किल से एक विशालकाय कीड़ा बनाता है ताकि आसपास का इलाका स्काउट कर सके। दोनों चर्चा करते हैं कि ये उनके कोर नियमों में से एक है कि गेम की शुरुआत में दूसरों से अपनी मौजूदगी छुपानी है। ऐसे स्काउट्स बिना दिखे जानकारी जुटाने में मदद करते हैं। तकुड़ो कीड़े को आसपास की जानकारी लाने का हुक्म देता है और वो तुरंत अपनी मिशन पर निकल जाता है। आतू हैरान रह जाती है कि इस नई और अनजान दुनिया में चीजें इतनी आसानी से हो रही हैं। तकुड़ो कहता है कि वो कीड़े की नज़र से उसकी विजन शेयर कर सकता है, जैसा गेम में होता था। वो बताता है कि उसने आधा माना खर्च करके स्काउट बनाया, और अब सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वो उनके लिए एक शुरुआती सेटलमेंट बनाए। वो चाहता है कि उसके पास माना होता ताकि वो एक फाइटर बना सके उनकी रक्षा के लिए, लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं। आतू उदास हो जाती है क्योंकि वो अभी बहुत कमजोर है और खुद की भी रक्षा नहीं कर सकती। छोड़ो तकुड़ो की बात। फिर भी तकुड़ो कीड़े की आंखों से इलाका स्काउट करता रहता है और कहता है कि यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल है। आतू दुखी हो जाती है कि वो अभी उसकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन तकुड़ो कहता है कि उसकी मौजूदगी ही उसके लिए काफी है, जिससे वो फिर खुश हो जाती है। तभी कीड़ा कुछ थके हारे डार्क एल्व्स से टकराता है। आतू कहती है कि ये अच्छी खबर है, क्योंकि डार्क एल्व्स एक न्यूट्रल स्पीशीज हैं जो थोड़ा सा न्यूट्रल ईविल की तरफ झुकते हैं, और उनका किंगडम भी ऐसा ही है। लेकिन ये खबर तकुड़ो को चिंता में डाल देती है, जो सोचने लगता है कि क्या ये सच में इटर्नल नेशंस की दुनिया है। वो सोचता है कि अगर पास में कोई और सिविलाइजेशन है तो उसका किंगडम अभी खत्म हो जाएगा,
लेकिन आतू कहती है कि अगर खतरा हो तो वो दोनों साथ में भाग जाएंगे। तक्कुड़ो कहता है कि वो सही कह रही है और वो फैसला करता है कि अभी डार्क एल्व्स पर नजर रखे और इलाका और स्काउट करे। जब वो अपनी बेतुकी चैंट्स और जश्न मना रहे होते हैं, तभी कुछ डार्क एल्व्स वहां पहुंच जाते हैं। वो तकुड़ो और आतू को देखकर उतने ही हैरान होते हैं जितने वो उन्हें देखकर। आतू फैसला करती है कि अगर उसके मास्टर को खतरा हो तो वो अपनी जान दांव पर लगा देगी। पता चलता है कि डार्क एल्व्स के लीडर गिया का मकसद अपने लोगों के लिए खाना ढूंढना था, जो बहुत थके और भूखे थे। उसकी असिस्टेंट ने कहा कि उन्हें इस जंगल में नहीं आना चाहिए क्योंकि किंवदंतियों में कहा जाता है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा सील किया गया है। लेकिन गिया ने कहा कि वो पीछे नहीं हट सकता क्योंकि उसके लोग उसकी जरूरत है। जब वो ये सोच रहा था, तभी उसकी मुलाकात आतू और तकुड़ो से हो जाती है, जो उसे बुराई का अवतार लगते हैं। उसे डर लगता है क्योंकि वो तकुड़ो की जगह सिर्फ एक काला सिलहुट देख पाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि इस जगह के बारे में किंवदंतियां सच हैं। वो सोचता है कि अगर यहाँ गलती हो गई तो उसका पूरा कबीला खत्म हो सकता है। इसीलिए वो तुरंत तकुड़ो के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और खुद को पेश करता है। उसके फॉलोअर्स भी ऐसा ही करते हैं और फिर गिया तकुड़ो से माफी मांगता है कि वो उसके इलाके में घुस आए। आतू अचानक गैंगस्टर बन जाती है और कहती है कि अच्छा है कि उन्हें अपनी औकात पता है। वो पूछती है कि डार्क एल्व्स यहाँ क्यों आए, और गिया अपनी दुख भरी कहानी शुरू कर देता है ताकि थोड़ी हमदर्दी मिले। लेकिन आतू बोर हो जाती है और उसे जल्दी से पॉइंट पर आने को कहती है, जिससे वो डर जाता है। वो तुरंत बताता है कि उनका कबीला काउंसिल से बेदखल कर दिया गया था और अब भी उनका पीछा हो रहा है। अचानक तकुड़ो पूछता है कि क्या उन्हें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और गिया घबराहट से जड़ हो जाता है। लेकिन जब आतू उसे राजा के सवाल का जवाब देने को कहती है, तो वो समझाता है कि उनके कबीले को गलत सजा दी गई और उन्हें इन अभिशप्त जमीनों में शरण लेनी पड़ी। लेकिन एक हफ्ते पहले उनका खाना खत्म हो गया और अब उनके पास यहाँ कोई खाने का जरिया नहीं, जिससे लोग भूख से तड़प रहे हैं। गिया अपने कबीले की मुश्किलों को याद करता है, जो सिर्फ शांति से जीना चाहते थे। वो सोचता है कि क्या तकुड़ो भी उन पर क्रूरता करेगा, लेकिन हैरानी से तकुड़ो कुछ सेब उसकी तरफ फेंकता है और कहता है कि वो इन्हें ट्राई करे क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट हैं। गिया ने पहले कभी सेब नहीं देखे और उसे शक होता है, लेकिन उसके फॉलोअर्स उसके सब्र का इंतजार नहीं करते और सेब खाने लगते हैं, चिल्लाकर कहते हैं कि ये कितने मीठे हैं। तकुड़ो अचानक कुछ नाशपाती भी बनाता है और गिया पूरी तरह दंग रह जाता है। आतू पूछती है कि वो फल क्यों नहीं खा रहा जो उसके मास्टर ने इतनी मेहरबानी से दिए हैं, और डार्क एल्फ तुरंत तकुड़ो के सामने झुक जाता है। वो कहता है कि उसके कबीले में और लोग भूखे हैं, खासकर बच्चे, जिन्हें खिलाना उसकी प्राथमिकता है। तकुड़ो को उस पर तरस आता है और वो ढेर सारा खाना बनाने लगता है, जिससे आतू डर जाती है और गिया चौंक जाता है। डार्क एल्व्स जैसे गिया हमेशा से भेदभाव का शिकार रहे क्योंकि लोग मानते हैं कि वो अंधेरे की तरफ हैं और किसी ने उनकी मदद नहीं की। अब गिया पूछता है कि तकुड़ो आखिर कौन है, लेकिन वो बस कहता है कि खाना अपने लोगों तक पहुंचा दे। गिया और उसके फॉलोअर्स खाने के साथ कैंप लौटते हैं और हर कोई आखिरकार पेट भर कर खाता है। लेकिन गिया बाकी एल्व्स को नहीं बताता कि खाना कहाँ से आया। रात में जब वो कैंपसाइट पर अकेला बैठा होता है, तो कबीले का एल्डर वहां आता है। वो कहता है कि गिया जो फल लाया वो उसकी लंबी जिंदगी में कभी नहीं देखे गए और उनसे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं। वो पूछता है कि गिया को ये फल कहाँ से मिले, और गिया उसको ख्यात बुराई के अवतार से मुलाकात के बारे में बताता है। एल्डर हैरान रह जाता है क्योंकि गिया ने किंग ऑफ रूइन से मुलाकात की, जिसका जिक्र पुरानी किताबों में है। वो कहता है कि उन किताबों के मुताबिक जब दुनिया बहुत भर जाएगी तो किंग ऑफ रूइन आएगा और उसे खत्म करेगा ताकि नई शुरुआत हो सके। गिया को लगता है कि तकुड़ो की तस्वीर उस किंग से मिलती है, लेकिन सच तो ये है कि वो तकुड़ो की बातें समझ ही नहीं पाया और सिर्फ आतू के व्यवहार से संकेत लेकर काम किया। एल्डर को इस बात पर शक है, लेकिन वो गिया से पूछता है कि क्या उसने तकुड़ो को खाने के बदले कुछ दिया। गिया कहता है कि उसने कुछ नहीं दिया, और एल्डर कहता है कि कोई बुरा इंसान बिना कुछ लिए दया नहीं दिखाएगा। लेकिन गिया मानता है कि तकुड़ो एक दयालु इंसान है जिसने उसके लोगों की तकलीफ देखकर मदद की, और ये बात एल्डर को गुस्सा दिलाती है। वो गिया से पूछता है कि वो बुरे इंसान के लिए इतना सम्मान कैसे जता सकता है, लेकिन बहस के बाद वो समझ जाता है कि गिया ने अपने लोगों के लिए खाना जुटाने की पूरी कोशिश की। इसके बाद एल्डर मोल्टर घोषणा करता है कि वो डार्क किंग से बातचीत करेगा ताकि उनके कबीले को वो शांतिपूर्ण जिंदगी मिल सके
जिसकी वो हमेशा से ख्वाहिश रखते थे। दूसरी तरफ आतू तकड़ों को डांटती है कि उसने माना खर्च करके एल्व्स के लिए खाना बनाया, जबकि उसके पास खुद के लिए काफी नहीं था। लेकिन जैसे ही तकड़ो कहता है कि उसे गुस्सा न करे क्योंकि वो उसकी जरूरत है, आतू फिर से खुश हो जाती है। अगले दिन गया तकड़ो से मिलने की तैयारी करता है और एल्डर मोल्टर पूछता है कि क्या वो राजा का सामना करने को तैयार है। वो मानता है कि चूंकि उन्होंने डार्क किंग से मदद ली तो अब उन्हें उसकी मांग के बदले कुछ देना होगा। गया इसका विरोध करता है क्योंकि तकड़ो ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मोल्टर कहता है कि बुरे इंसानों का यही तरीका है कि वो अच्छाई के बदले कुछ मांगते हैं। फिर भी वो मानता है कि उनकी जिंदगी के लिए तकड़ों पर निर्भर रहना जरूरी है, क्योंकि कहीं और उनकी सलामती नहीं। दोनों मिलकर तकड़ों के पास जाने का फैसला करते हैं, बिना ये जाने कि उसका कीड़ा स्काउट उन पर नजर रख रहा था। तकड़ो तुरंत कीड़े को वापस बुलाता है और जब उसे पता चलता है कि एल्व्स आ रहे हैं तो वो बस यही चाहता है कि वो बचा हुआ खाना ले जाएं और चुपचाप चले जाएं। वो घबराता है और कहता है कि उसे बातचीत में घबराहट होती है, इसीलिए वो एल्व्स से सही से बात नहीं कर पाएगा। आतू कहती है कि वो उसके लिए बात करेगी और इससे एल्व्स को भी लगेगा कि उसका राजा उनकी तरह से बात तक नहीं करता। थोड़ी देर बाद मोल्टर और गिया वहां पहुंचते हैं और बूढ़ा एल्फ तकड़ों को ChatGPT स्टाइल सल्यूटेशन के साथ ग्रीट करता है, धन्यवाद देते हुए कि उसने उनके लोगों को खाना दिया। वो पूछता है कि क्या वो उस शख्स का नाम जान सकता है जिसने उनकी मदद की, और तकड़ों की इजाजत मिलने पर आतू उसका नाम बताती है, उसे किंग ऑफ रूइन कहकर। दोनों डार्क एल्व्स हैरान रह जाते हैं कि उनकी आशंका सच निकली। फिर आतू कहती है कि खाना ले लो और चले जाओ, क्योंकि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन मोल्टर कहता है कि वो तकड़ों की मेहरबानी का बदला चुकाना चाहता है और पूछता है वे उसे क्या दे सकते हैं। आतू बस कहती है कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं जो उसके राजा को भाए, तो कोशिश भी न करें। वो एल्व्स से पूछती है कि क्या उनके पास कुछ वैल्यूएबल है। मोल्टर हिचकिचाता है क्योंकि उनके पास अब कुछ वैसा नहीं बचा। आतू उसे घूरती है और पूछती है कि क्या वो कुछ प्लॉट कर रहा है। मोल्टर घबराने लगता है और तकड़ों को लगता है कि बातचीत बहुत खराब हो रही है। अब वो अचानक आतू को पास बुलाता है और अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करता है, जिससे आतू गुस्सा हो जाती है क्योंकि तकड़ो बहुत नरम रवैया अपनाना चाहता है। वो कहती है कि ये दोनों लूजर बातचीत करना भी नहीं जानते और ऐसे ही वे उसके रास्ते की रुकावट बन जाएंगे। वो सुझाव देती है कि सबको मारकर उनके सिर खंभों पर टांग देना चाहिए, लेकिन तकड़ो उसे रोकता है और कहता है कि वो उस ऑस्ट्रियन पेंटर की तरह न बने। वो कहता है कि एल्व्स सिर्फ शांति से साथ रहना चाहते हैं और बदले में कुछ देना चाहते हैं, इसलिए उन्हें फ्री में खाना देने की बजाय कुछ ऐसा मांगना चाहिए जो वे दे सकें ताकि रिश्ते अच्छे रहें। आतू इस पर बहस नहीं कर पाती और एल्व्स से कहती है कि उनका राजा उनकी पेशकश मानने को तैयार है। मोल्टर के चेहरे पर राहत देखकर दोनों को लगता है कि वो तकड़ों को आम बुरे इंसान समझ रहा था। आतू उसे इसके लिए डांटती है, लेकिन फिर उसे समझ नहीं आता कि बदले में क्या मांगे। अचानक तकड़ों को आइडिया आता है और वो आतू से कहता है कि एल्व्स से बाहर की दुनिया के बारे में पूछे। मोल्टर को यह सुनकर खुशी होती है और वो वादा करता है कि वो तकड़ों को बाहर की दुनिया के हर पहलू के बारे में बताएगा। आतू कहती है कि ये कर लेने के बाद उन्हें तुरंत जंगल छोड़ देना है, जिससे गिया और मोल्टर चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि वो जंगल में तकड़ों की मेहरबानी से रहना चाहते हैं, लेकिन आतू कहती है कि अगर जीना है तो लालच न करें। गिया बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन मोल्टर उसे चुप करा देता है और कहता है कि उन्हें राजा के हुक्म को मानना होगा। वो जाने लगते हैं, लेकिन तकड़ों को उन्हें निकालने का बुरा लगता है। अचानक उसे आइडिया आता है और वो मोल्टर और गिया से कहता है कि वे उसके नागरिक बन जाएं। दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना आतू, जो तकड़ों से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। वो उसे गेम के रिफ्यूजी सिस्टम की याद दिलाता है, जिसमें अलग अलग स्पीशीज को नागरिक बनाया जा सकता है। वो कहता है कि चूंकि डार्क एल्व्स न्यूट्रल हैं, वे उनके ईविल किंगडम में आसानी से ढल जाएंगे और बाकी स्पीशीज के साथ रह सकते हैं। आतू को शक है क्योंकि ईविल अलाइनमेंट वाली स्पीशीज में टकराव होता है, लेकिन तकड़ो उसे याद दिलाता है कि उनके मुख्य स्पीशीज होमुनकुली इंसानों जैसे लगते हैं, जिन्हें खराब तरीके से जोड़ा गया हो और उनके साथ पूरा समय बिताना मुश्किल है। आतू को होमुनकुली की क्रीपी तस्वीर याद आते ही वो सहमति जता देती है। वो एल्व्स से कहती है कि तकड़ो जल्द ही एक किंगडम बनाएगा और उन्हें नागरिक बनने का ऑफर दे रहा है, अगर वे उसकी सेवा करने का वादा करें। मोल्टर हैरान रह जाता है
और आतू से पूछता है कि अगर वे नागरिक बन गए तो क्या होगा। आतू साफ करती है कि वे ईविल बन जाएंगे, लेकिन कहती हैं कि ईविल होना जितना लगता है उतना बुरा नहीं। थोड़ी देर बाद तकुड़ो और आतू डार्क एल्व्स के सेटलमेंट में जाते हैं, जहां सब उसे स्वागत के लिए तैयार हैं। सब उससे डरते हैं और कुछ कमजोर लोग उसे एक झलक देखते ही बेहोश हो जाते हैं। तकुड़ो अपने सिंहासन पर बैठता है आतू के साथ, जो एल्व्स को बताती है कि अब वे उनके किंगडम के नागरिक बनने जा रहे हैं। मिनेरा, वो आखिरी बार तकुड़ो से पूछती है कि क्या वो इसमें श्योर है। जैसे ही वो इजाजत देता है, एल्व्स उनके किंगडम में शामिल हो जाते हैं और आतू उन्हें बधाई देती है, क्योंकि अब उनकी सलामती और जिंदगी उनके नए राजा की गारंटी है। किया सोचता है कि क्या यही सब है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं लगता, भले ही उसे ईविल बनना चाहिए था। अचानक उसे अपने शब्दों का पछतावा होता है, क्योंकि अंदर से गहरा नफरत का जज्बा उभरता है, और बाकी एल्व्स में भी। वो उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने उनके साथ गलत किया, और बदला लेने की इच्छा जाग उठती है। दो आम एल्व्स चिंता में पड़ जाते हैं। सबको तकलीफ में देखकर तकुड़ो पूछता है कि क्या वे ठीक हैं, और गिया आंसुओं से भर जाता है कि कोई उनकी और उनके लोगों की फिक्र करता है। डार्क एल्व्स तकुड़ो के लिए आंसुओं के साथ जय जयकार करते हैं, और वो थोड़ा हिचकिचा जाता है। कुछ दिन बाद मोल्टर तकुड़ो को एक कंटिनेंट का नक्शा देता है, और वो उसे देखते ही क्रैश हो जाता है। आतू पूछती है कि क्या हुआ, और वो उसे नक्शा देखने को कहता है कि उनकी शुरुआती पोजीशन कितनी खराब है। वो एक ऐसे कंटिनेंट पर हैं जहां दो शक्तिशाली सिविलाइजेशंस पहले से हैं। एक है होली किंगडम ऑफ क्वालिया, जहां इंसान रहते हैं जो भगवान अर्लोस की पूजा करते हैं, और ये पूरी तरह अच्छाई की तरफ हैं। दूसरा है एलनान, जहां नेचर की पूजा करने वाले एल्व्स रहते हैं, जो भी अच्छाई की तरफ हैं। आतू घबरा जाती है कि अगर ये लोग उनके किंगडम को ढूंढ लेंगे तो उन्हें मिटा देंगे। वो भी तकुड़ो के साथ क्रैश हो जाती है, लेकिन वो शांत होकर कहता है कि जब तक उन्हें कोई नहीं ढूंढता वे मजबूत बन सकते हैं। वो कहता है कि गेम में उनके मुख्य स्पीशीज होमुनकुली बहुत बेवकूफ होते हैं, इसलिए रिसर्च में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अब डार्क एल्व्स होने से ये काम बेहतर हो सकता है। थोड़ी देर बाद डार्क एल्व्स उससे मिलने आते हैं, और इस बार गिया अपनी असिस्टेंट एमिली के साथ है। वो बताता है कि एमिली एक स्मार्ट नर्ड है जो दूसरों किंगडम्स के बारे में बहुत कुछ जानती है, इसलिए वो ज्यादा मदद करेगी। आतू कहती है कि राजा उनकी मेहनत से खुश है और अब वे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेंगे। वो मोल्टर को किंगडम के अंदरूनी कामकाज देखने की जिम्मेदारी देती है और कहती है कि उसे उम्मीद है, क्योंकि वो जादू भी जानता है। फिर वो गिया को मिनाग्रा का हेड वॉरियर बनाती है और कहती है कि उसे एक मजबूत सेना बनानी है। वो सिपाहियों को भर्ती करने का पूरा जिम्मा गिया को देती है, जो उत्साहित होकर कहता है कि वो दुश्मनों को मारकर उनके सिर ट्रॉफी बनाएगा। लेकिन तकुड़ो को ये सुनकर घिन आती है। वो कहता है कि जंग बहुत बर्बर है, और आतू गिया को समझाती है कि उनके राजा को शांति पसंद है, तो उसे ये ध्यान रखना होगा। गिया और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि किंग ऑफ रूइन को शांति क्यों पसंद है। मोल्टर गिया का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो सिर्फ मसल्स वाला है, जबकि वो ज्यादा मददगार होगा। गिया इसे चुनौती मानता है और कहता है कि वो जवान और ताकतवर है, इसलिए बिना थके ज्यादा काम कर सकता है। आतू को नहीं पता कि ये दोनों बस तकुड़ो का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सोचती है कि ये वर्कहॉलिक्स हैं। वो तकुड़ो से पूछती है कि क्या उन्हें रिसोर्सेज जुटाने का मिशन देना चाहिए, और वो सुझाव देता है कि उन्हें इलाके को खूबसूरत बनाना चाहिए और घर बनाना चाहिए। आतू तुरंत मोल्टर को बताती है कि उसे टिम्बर जुटाना है ताकि घर बनाए जा सकें, लेकिन जंगल को ज्यादातर बचा कर रखना है। मोल्टर कहता है कि वो तुरंत शुरू करेगा, क्योंकि डार्क एल्व्स मूल रूप से जंगलवासी हैं। तकुड़ो कहता है कि कटे हुए हिस्सों को फिर से हरा भरा करना है, जिससे एल्व्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये टर्म नहीं पता। तकुड़ो समझ जाता है कि उनकी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस नहीं कि रिफॉरेस्टिंग समझें। वो पूछता है कि क्या वे मिलिट्री मैजिक या 6 बड़े तत्वों के बारे में जानते हैं। मोल्टर कहता है कि उसे सिर्फ 4 बड़े तत्वों का पता है, और एमिली कहती है कि उसे किसी कंट्री के मिलिट्री मैजिक के बारे में नहीं पता। तकुड़ो और आतू को लगता है कि ये दुनिया उनके सोचे से ज्यादा प्रिमिटिव है, लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि जब उनकी मैजिक टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होगी तो वे दूसरों से आगे निकल जाएंगे। आतू बताती है कि रिफॉरेस्टिंग का मतलब कटे हुए पेड़ों की जगह नई पौध लगाना है, और एल्फ्स कहते हैं कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन मैजिक से तेजी से पेड़ नहीं उगा सकते। आतू कहती है कि रिफॉरेस्टिंग में 6 बड़े तत्वों का इस्तेमाल होता है, और अचानक वो इस डिस्कवरी का क्रेडिट तकुड़ो को दे देती है, भले ही ये बड़ा झूठ हो।
वो तकुड़ो की तारीफ करती है कि उसने पहले जो अनोखे फल बनाए और अंगूर उसके फेवरेट हैं। एमिली भी सहमति जताती है और कहती है कि उसने अंगूर के बीज बोए थे, जिनमें से कुछ पौधे निकल आए हैं। ये खबर तकुड़ो के लिए चौंकाने वाली होती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि यहाँ कुछ उगा सकता है। लेकिन वो समझ जाता है कि मैजिक से वो धरती के फल यहाँ बना सकता है, तो शायद दूसरी चीजें भी बना सके। वो अपनी थ्योरी को टेस्ट करता है और एक सिक्का बनाता है, फिर महसूस करता है कि वो बारूद और दूसरी साइंस चीजें भी बना सकता है। इससे वो अपनी सिविलाइजेशन को दूसरों से तेजी से एडवांस कर सकता है। उधर होली किंगडम ऑफ क्वालिया में भी हलचल शुरू हो जाती है। सेंट सेलेना एक ग्रुप ऑफ नाइट्स को बर्फ से ढके पहाड़ों की तरफ ले जाती है, जहां कुछ मॉन्स्टर्स गांवों के लिए खतरा है। जैसे ही वो गॉब्लिन्स को अपनी तरफ आते देखती है, वो अपनी स्टाफ पॉइंट करती है और उन्हें होली फ्लेम से भस्म कर देती है। फ्लेम बादल में गायब हो जाता है और सूरज की रोशनी स्कॉच्ड ग्राउंड पर पड़ते ही फूल उग आते हैं। नाइट कैप्टन अपने सिपाहियों को बताता है कि सेलेना की ताकत बुराई वाले मॉन्स्टर्स को जला देती है और उनके जगह फूलों का बिस्तर बना देती है। यही वजह है कि उनके और एल्व्स के बीच अच्छे रिश्ते हैं। इसके बाद सेलेना कार्डिनल से कहती है कि उसे दक्षिण में पैलेडिन्स भेजने चाहिए, क्योंकि उसे हाल ही में अभिशप्त जंगल में कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। कार्डिनल मना कर देता है कि वो कंटिनेंट के सबसे दूर वाले जंगल में पैलेडिन्स नहीं भेज सकता, इसके लिए ऊपर वालों से इजाजत चाहिए। सेलेना धमकी देती है कि अगर वो कोई नहीं भेजता तो वो खुद जाएगी। कार्डिनल कोशिश करता है, लेकिन हार मानकर कहता है कि वो अपनी तरफ से जितने सिपाही जुटा सकता है भेज देगा। उसी वक्त तकुड़ो और आतू अपनी टेरिटरी को डेवलप करने में व्यस्त हैं। शुरुआत घर बनाकर तकुड़ो के सिंहासन के चारों तरफ एक अस्थायी थ्रोन रूम बन चुका है और वो मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस करने के लिए उत्साहित है। तभी मोल्टर, गिया और एमिली वहां पहुंचते हैं और आतू कहती है कि उन्हें तुरंत पहली काउंसिल मीटिंग शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन एमिल के पास तकुड़ो के लिए एक गिफ्ट है जो उसे फैन बॉय जैसा लुक देता है। वो इसे पाकर खुश होता है क्योंकि उसके कपड़े गंदे हो रहे थे और वो एल्व्स का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन एल्व्स को उसमें कोई बदलाव नहीं दिखता। फिर भी वो आतू पर भरोसा करते हैं जब वो कहती है कि तकुड़ो इस आउटफिट में शानदार लग रहा है। इसके बाद आतू मीटिंग शुरू करती है, लेकिन तकुड़ो खुद को फैन बॉय करने में व्यस्त है। आतू फैसला करती है कि वो मीटिंग बिना उसके चलाएगी और जरूरत पड़ने पर उससे सलाह लेगी, जिसे तकुड़ो बिल्कुल ठीक मानता है। मीटिंग शुरू होने पर मोल्टर आतू से पूछता है कि सबसे पहले कौन सी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए। वो कहती है कि खाने की प्रोडक्शन फैसिलिटीज से शुरू करना चाहिए और एक क्रीपी प्लांट निकालती है जो अभी उनके मुख्य खाने का जरिया होगा। एल्व्स इसे देखकर घिनाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है। आतू बताती है कि ये फ्लैश प्लांट है जो उनके किंगडम के लिए खास है। वो कहती हैं कि ये प्लांट मांस पैदा कर सकता है जो इंसानी मांस जैसा स्वाद देता है और काफी न्यूट्रिशियस है। एल्व्स को सुनकर झटका लगता है और वो कहते हैं कि वो इंसानों को नहीं खाते। लेकिन आतू कहती है कि ये सिर्फ शुरुआती दौर के लिए है और जल्दी ही उनके पास दूसरी खाने की चीजें होंगी। वो कहती है कि उन्हें स्टोर हाउस और मैनेजमेंट शेड्स भी बनाना चाहिए और एमिली ये जिम्मा ले लेती है। इसके बाद आतू अगली बात पर आती है जो रिसर्च है, क्योंकि छोटे किंगडम्स के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। मोल्टर पूछता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए। टाकुडो को फोकस पर ध्यान देना चाहिए और वो उसे बताती हैं कि वो मैजिक टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करेंगे। टाकुडो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और मोल्टर कहते हैं कि वो मैच के तौर पर उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर वो अतू से पूछते हैं कि उन्हें किस तरह की मैजिक टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए। अतू उन्हें मिलिट्री मैजिक के बारे में बताती हैं। वो समझाती हैं कि साधारण अटैक मैजिक से सिर्फ कुछ लोगों को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन एडवांस मिलिट्री मैजिक से पूरे शहर तबाह किए जा सकते हैं और टेरेन को अपने फायदे के लिए बदला जा सकता है। अतू कहती हैं कि वो मैजिक में टैलेंटेड एल्व्स को इकट्ठा करें और रिसर्च तुरंत शुरू करें। मोल्टर बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि वो इस दुनिया में नई मैजिक स्पेल्स क्रिएट करेंगे जो अभी तक नहीं बनी। अगला टॉपिक अतू की मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है और गिया एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब उसकी बारी है। लेकिन टाकुडो तुरंत कहते हैं कि अभी आर्मी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अतू भी कहती हैं कि आर्मी को मेंटेन करना महंगा पड़ता है, लेकिन शांति के समय वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करती। गिया अर्ज करता है कि उनके पास अभी किंग को प्रोटेक्ट करने की ताकत नहीं है, इसलिए मिलिट्री पर ध्यान देना चाहिए। मोल्टर भी कहते हैं कि उनके और गिया के सिर पर इनाम है क्योंकि वो डार्क एल्व्स के लीडर हैं और दुश्मन उनके किंगडम पर अटैक कर सकते हैं। टाकुडो उनकी चिंता समझते हैं
और फैसला करते हैं कि वो एक हीरो क्रिएट करेंगे जो उन्हें बचाएगा। अतु भी मानती हैं कि हीरो बनाना महंगा है, लेकिन इसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं, तो ये उनके लिए परफेक्ट है। एल्व्स को नहीं पता कि हीरो क्या होता है, और अतु बताती हैं कि हीरो बहुत ताकतवर होते हैं जो किंग के सीधे अंडर में काम करते हैं। अलग अलग हीरो को बुलाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंट हैं कि पहला हीरो जल्दी बुलाया जा सकता है, और टाकुडो इसके लिए एक्साइटेड हैं। वो सोचते हैं कि इस दुनिया में ज्यादातर कामों के लिए माना चाहिए, और किंगडम सिर्फ अपने लोगों से माना इकट्ठा कर सकता है। जितने खुशहाल लोग होंगे उतना ज्यादा माना मिलेगा। टाकुडो ठान लेते हैं कि वो अपने किंगडम को इस प्लैनेट का सबसे खुशहाल जगह बनाएंगे। उधर होली किंगडम क्वालिया में जूनियर पाल्डिन लॉनियस को एक इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा चुना गया है जो कर्स्ड फॉरेस्ट जाएगी। सीनियर पाल्डिन वर्टल भी उनके साथ हैं, और उनका फेवरेट टाइम पास लॉनियस को परेशान करना है, जो बहुत स्ट्रेट लेस्ड और फॉर्मल हैं। वर्टल शिकायत करते हैं कि चर्च ने बहुत छोटी टीम भेजी है, जिसमें सिर्फ 2 पाल्डिन और कुछ मर्सिनरीज हैं। वो कहते हैं कि सेलेना की प्रोफेसी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लॉनियस मानते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ऊपर वालों के दिमाग को नहीं समझा जा सकता। वो जानते हैं कि अगर मिशन सफल हुआ तो उन्हें बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अगर फेल हुए तो सारी गलती उनके सिर आएगी। मिनाग्रा में टाकुडो अपनी सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस चेक करते हैं। उन्हें नॉस्टैल्जिया होता है, क्योंकि उन्होंने इसे स्क्रीन पर हजारों बार देखा था, लेकिन इस बार वो इसे करीब से देख रहे हैं। एमले उन्हें टूर देती हैं और बताती हैं कि डार्क एल्व्स पेड़ों पर घर बनाना में माहिर हैं, लेकिन अभी घर बनाने की रफ्तार धीमी है, क्योंकि वो फ्लैश ट्रीज पर फोकस कर रहे हैं। फ्लैश ट्रीज अच्छी तरह बढ़ रही है और मैनेजमेंट और स्टोरेज फैसिलिटीज भी बन गई हैं। एमले कहती हैं कि उन्होंने पास में एक फ्रेश वाटर स्प्रिंग ढूंढा है, और वो देख रहे हैं कि उससे पानी निकाला जा सकता है या नहीं। मैजिक रिसर्च में मोल्टर और बाकी मैजेस नए रिसर्च बिल्डिंग में मेहनत कर रहे हैं। टाकुडो ये सब सुनकर खुश होते हैं, खासकर जब उन्हें पता चलता है कि एल्व्स खुद पानी के सोर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत खुश होते हैं कि जो एल्व्स पहले थके हुए लगते थे अब खुश नजर आते हैं। जब वो ये एमले को बताते हैं तो वो खुशी के आंसू बहाने लगती हैं। टाकुडो घबरा जाते हैं, लेकिन एमले जल्दी शांत हो जाती हैं और टूर फिर से शुरू करती हैं। वो टाकुडो और अतु को फ्लैश ट्री फार्म दिखाती हैं और कहती हैं कि टाकुडो के टूल्स की वजह से जल्दी पहली हार्वेस्ट होगी। फिर वो उन्हें पानी के सोर्स पर ले जाती है, लेकिन वहां का माहौल अब बिल्कुल बदल गया है। पानी भी काला हो गया है, और एमले निराश हो जाती हैं कि अब वो इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। अतु समझाने से पहले मोल्टर और गिया भी वहां पहुंच जाते हैं। वो भी मानते हैं कि पानी अब इस्तेमाल लायक नहीं है, लेकिन अतु एक घूंट लेती हैं और कहती हैं कि ये पूरी तरह सेफ है। वो बताती हैं कि ये जगह अब डार्क और ग्लूमी इसलिए लग रही है क्योंकि ये मिनाग्रा का हिस्सा बन गई है, जिसे कर्स्ड टेरेन कहते हैं। टाकुडो एल्व्स से गहरी सांस लेने को कहते हैं, और अचानक उनके दिमाग साफ होते हैं और शरीर में एनर्जी भर जाती है। अतु बताती हैं कि कर्स्ड टेरेन इविल अलाइनमेंट क्रिएचर्स को फायदा देता है और न्यूट्रल या गुड अलाइनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। चूंकि डार्क एल्व्स अब इविल हैं, ये पानी उनके लिए सेफ है। गिया भी पानी पीकर चेक करते हैं, और अतु कहती हैं कि जल्दी ही पूरा फॉरेस्ट कर्स्ड टेरेन बन जाएगा। लेकिन टाकुडो को लगता है कि ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कर्स्ड टेरेन बहुत अलग दिखता है। मोल्टर भी मानते हैं कि जब पूरा फॉरेस्ट इतना डार्क हो जाएगा, दुश्मन उन्हें आसानी से स्पॉट कर लेंगे। गिया फिर आर्मी बनाने की सलाह देते हैं, लेकिन टाकुडो और अतु उसे आश्वस्त करते हैं कि वो हीरो बुलाएंगे। मोल्टर कहते हैं कि उन्हें अभी भी समझ नहीं आया कि हीरो क्या है, और अतु उसे एक उदाहरण से समझाने का फैसला करती है। वो अचानक अपनी पीठ से डार्क टेंटिकल्स निकालती हैं और आसपास के पेड़ों को आसानी से काट देती हैं। फिर वो बताती हैं कि वो खुद एक हीरो हैं। हालांकि उनकी ताकत अभी सिर्फ 1% है, फिर भी वो पूरी आर्मी को हरा सकती हैं। टाकुडो एल्व्स को बताते हैं कि हीरो बहुत शानदार होते हैं और वक्त के साथ बिना कुछ किए भी मजबूत होते जाते हैं, लेकिन वो जल्दी टॉपिक बदलते हैं और अतु से कहते हैं कि पेड़ काटने की जरूरत नहीं थी, बाद में उसे साफ करना होगा। एल्व्स इस नज़ारे से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि टाकुडो बहुत महान हैं, जो इतने ताकतवर सबोर्डिनेट्स रखते हैं। वो उनके लिए एक ग्रैंड पैलेस बनाने का फैसला करते हैं। टाकुडो कहते हैं कि उन्हें अभी इसकी जरूरत नहीं, लेकिन एल्व्स नहीं मानते कि उनका किंग उनके जैसे घर में रहे। अतु भी कहती हैं कि पैलेस बनने से लोग खुश होंगे, तो इसे बनने देना चाहिए। टाकुडो मान जाते हैं और कहते हैं कि वो फ्लाइंग फोर्ट्रेस चाहते हैं, लेकिन अभी नॉर्मल पैलेस से भी संतुष्ट हैं। उधर लॉनियस और वर्टल की इन्वेस्टिगेशन टीम साउथ की कर्स्ड फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रही है। वर्टल अभी भी टीम के साइज से नाखुश हैं, और लॉनियस कहते हैं कि ये सबसे अच्छा है क्योंकि ज्यादातर फोर्सेस
नॉर्थ की डिस्टर्बेंस से निपट रही हैं। ईविल अलाइनमेंट स्पीशीज नॉर्थ में अचानक आ गई हैं और शहरों पर अटैक कर रही हैं। मर्सिनरीज कहते हैं कि नॉर्थ गए लोगों का वक्त मुश्किल होगा। वो खुश हैं कि उन्हें वो जॉब नहीं मिली क्योंकि पेमेंट अच्छा था, लेकिन वहां एक विच शामिल थी। लॉनियस को विच के बारे में जिज्ञासा होती है और रात में वो मर्सिनरी बार्गो से पूछते हैं। बार्गो कहते हैं कि अफवाह है कि नॉर्थ की प्रॉब्लम एक विच की वजह से हुई। लॉनियस मानने से इनकार करते हैं कि एक इंसान इतने सारे मॉन्स्टर्स के लिए जिम्मेदार हो सकता है। बार्गो कहते हैं कि शायद ये किसी कल्ट का काम है, लेकिन वर्टल उन्हें चुप कराते हैं। लॉनियस वर्टल से नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो नशे में हैं। वो उन्हें लेक्चर देते हैं कि भगवान की सेवा करने वालों को शराब नहीं पीनी चाहिए। वर्टल बहस के लिए तैयार हैं और फिर वेट्रेस से फ्लर्ट करने लगते हैं। बार्गो लॉनियस से पूछते हैं कि 2 पॉल्डिन को इतनी दूर साउथ क्यों भेजा गया। वो डरते हैं कि शायद किसी और विच की वजह से, और अगर ऐसा है तो वो अपनी टीम लेकर भागना चाहते हैं। लॉनियस कहते हैं कि उन्हें नहीं पता, लेकिन वर्टल कहते हैं कि वेट्रेस से उन्होंने जानकारी ली है। डार्क एल्व्स हाल ही में कर्स्ड फॉरेस्ट में शरण लिए हैं और शायद ऊपर वालों को उन्हें हटाना है। बार्गो राहत महसूस करते हैं और कहते हैं कि डार्क एल्व्स को जल्दी डील करना चाहिए क्योंकि वो हत्याएं और कर्स में माहिर हैं। मिनाग्रा में फ्लैश ट्रीज की पहली हार्वेस्ट तैयार हो गई है और उसे एक बड़े अल्टार के बीच रखा गया है। टाकुडो हार्वेस्ट के सामने खड़े हैं और सारे डार्क एल्व्स उत्सुकता से देख रहे हैं कि अब क्या होगा। टाकुडो अपनी माना उस ढेर में डालते हैं और अचानक वो एक बड़े कीड़े में बदल जाता है। एल्व्स यकीन नहीं कर पाते कि टाकुडो ने फलों से जिंदगी क्रिएट की। वो उसे तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये उनकी सच्ची ताकत का 1% भी नहीं। अतु कहती हैं कि वो और मजबूत होंगे और उनकी भक्ति से और चमत्कार करेंगे। एल्व्स टाकुडो की तारीफ में चिल्लाने लगते हैं। बाद में टाकुडो अपने सिंहासन पर लौटते हैं और राहत महसूस करते हैं कि उन्होंने फूड के बदले एक बग मॉन्स्टर बनाया। ये गेम का फीचर था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये दुनिया में कैसे काम करता है। अतु कहती हैं कि उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि अब उनके पास क्रिएचर्स बनाने का तरीका है। वो कहती हैं कि अगला स्टेप शुरू करने का वक्त है और टाकुडो मानते हैं कि वो माना इकट्ठा होने पर हीरो बुलाएंगे। अतु उत्साहित होकर पूछती हैं कि वो किसे बुलाना चाहते हैं। टाकुडो कहते हैं कि वो इसला, कीड़ों की क्वीन, को बुलाना चाहते हैं। अतु को ये अच्छा ऑप्शन लगता है। टाकुडो बताते हैं कि इसला कीड़ों को बफ दे सकती है और फ्रंटलाइन पर लड़ाई में मदद कर सकती है। वो लार्वा भी क्रिएट कर सकती हैं जो मेहनत का काम करेंगी, तो किंगडम को दोनों तरफ सपोर्ट मिलेगा। अतु खुश होती हैं कि टाकुडो ने सोच विचार किया है। टाकुडो कहते हैं कि इसला ही सही थी क्योंकि बाकी हीरो बहुत अस्थिर हैं। अतु मानती हैं कि बाकी हीरो को थेरेपी की जरूरत है। उधर लॉनियस और उनकी टीम डार्क कॉन्टिनेंट पहुंच गई है और उनका पहला दुश्मन एक हिल जायंट है। लॉनियस मर्सिनरीज को सपोर्ट करने को कहते हैं, लेकिन वर्टल कहते हैं कि जरूरत नहीं, वो अकेले ही निपट लेंगे। वो तेजी से जायंट की तरफ बढ़ते हैं और अपनी तलवार उठाते हैं। वर्टल अपनी तलवार को होली पावर से चार्ज करते हैं और जायंट अटैक करने से पहले इंतजार करता है। वर्टल आसानी से उसका क्लब रोकते हैं और होली तलवार से काट देते हैं। फिर वो कूदकर जायंट पर कई अटैक करते हैं और उसे हरा देते हैं। वो वापस अपनी टीम के पास आते हैं और लॉनियस उनकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि वर्टल की वजह से मिशन आसान होगा। लेकिन वर्टल को ऐसा नहीं लगता और ये बात लॉनियस को चिंता में डाल देती है। मिनाग्रा में टाकुडो बर्गर एंजॉय कर रहे हैं जब अतु कहती हैं कि उन्हें हेल्दी कुछ खाना चाहिए। टाकुडो कहते हैं कि अस्पताल में उन्होंने सिर्फ बोरिंग और हेल्दी खाना खाया, अब नया ट्राई करना चाहते हैं। वो अतु की भी चिंता करते हैं जो दिनों से सिर्फ सलाद खा रही हैं। अतु कहती हैं कि ये उनके लिए सही है। वो बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन की रफ्तार बढ़ गई है। टाकुडो अचानक अतु से कहते हैं कि खाना खाने के बाद मोल्टर को बुलाएं। वो बताते हैं कि नए स्काउट बग्स ने उनके बेस के आसपास का नक्शा बना लिया है और वो पास के ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में कुछ करना चाहते हैं। वो अतु से कंफर्म करते हैं कि पास का टाउन क्वालिया का हिस्सा नहीं है। अतु यकीन से कहती हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल टेरिटरी है। टाकुडो खुश होते हैं कि वो टाउन के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। तभी एक बग से मैसेज आता है कि एक आर्म्ड ग्रुप फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। वो अतु से कहते हैं कि अगर मुमकिन हो तो ग्रुप को शांति से भेजें, वरना लड़ने के लिए तैयार रहें। उधर वो आर्म्ड ग्रुप लॉनियस और वर्टल की टीम होती है। फॉरेस्ट में दाखिल होने पर वर्टल सबको रोकते हैं क्योंकि उन्हें कोई दिखाई देता है। अतु काले कपड़ों में बाहर आती हैं जो उनका चेहरा छुपाते हैं। वर्टल उनसे पहचान पूछते हैं। वो कहती हैं कि वो एक डार्क एल्फ हैं जो अपने क्लान के साथ शरण लिए हैं। वर्टल समझते हैं
और कहते हैं कि वो हट जाएं क्योंकि उन्हें फॉरेस्ट चेक करना है। अतु कहती हैं कि अंदर नहीं जाना चाहिए। वर्टल को शक होता है, लेकिन लॉनियस चिल्लाते हैं कि वो भगवान के नौकर की बात कैसे टाल सकती हैं। वर्टल तुरंत लॉनियस को डांटते हैं कि बीच में ना बोलें। लॉनियस नाराज हो जाते हैं कि वर्टल ने छोटी बात पर उन्हें फटकारा। वर्टल फिर अतु से बात करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ उनकी बात से वापस नहीं लौट सकते। वो पूछते हैं कि क्या अंदर कुछ छुपा है। अतु कहती हैं कि बस कुछ एल्व्स हैं जो शांति से रहना चाहते हैं। वो पूछती हैं कि वर्टल को इस भगवान भरोसे जगह में आने की इतनी जिद क्यों है। थोड़ा सोचने के बाद वर्टल बताते हैं कि सेंट्स ने एक बुराई की भविष्यवाणी की थी जो यहाँ छुपी है। मर्सिनरीज हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था। लॉनियस वर्टल से पूछते हैं कि उन्होंने नेशनल सीक्रेट कैसे बता दिया। वर्टल फिर चिल्लाते हैं कि कुछ वक्त सीक्रेट बताने पड़ते हैं। लॉनियस और गुस्सा हो जाते हैं। वर्टल फिर अतु से कहते हैं कि वो फॉरेस्ट में झांकने दें, लेकिन अतु का रवैया बदल जाता है। वो कहती हैं कि अंदर कुछ खास नहीं मिलेगा, वापस चले जाएं। लॉनियस को गुस्सा आता है कि एक डार्क एल्फ भगवान की भविष्यवाणी को चुनौती दे रही है। हवा बदलती महसूस हो रही है और वो समझते हैं कि अंदर कुछ बुरा है, लेकिन वर्टल नेगोशिएट करने को तैयार हैं। वो अतु से क्वालिया के लिए कोई खतरा न होने की कसम खाने को कहते हैं। अतु अपनी कसम खाती है कि वो क्वालिया से ज्यादा डरते हैं। वर्टल संतुष्ट हो जाते हैं और वापसी का ऐलान करते हैं। लॉनियस यकीन नहीं कर पाते और कहते हैं कि ये औरत कुछ छुपा रही है। वर्टल उन्हें डरपोक कहते हैं और अपनी फिक्र उन पर थोपने से मना करते हैं। वो चल पड़ते हैं, लेकिन लॉनियस अब वर्टल को फैसले लेने नहीं देंगे। वो वर्टल की हाई पॉलिडिन की पावर रद्द करते हैं और मर्सिनरीज को अंदर जाने का हुक्म देते हैं। बार्गो मान जाते हैं क्योंकि लॉनियस ही उनके पेमेंट देते हैं। अतु उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लॉनियस उसे पकड़ने का आदेश देता है। अतु सांस लेती है और नेगोशिएशन फेल होने की बात कहती है। कुछ सेकंड बाद मर्सिनरीज अतु के स्पाइक्स पर लटक जाते हैं और लॉनियस पहले ही बेहोश हो जाते हैं। वर्टल ही सब देख पाते हैं और घबराते हैं, कहते हैं कि ये एक विच है। अतु अपना डिस्गाइज हटाती हैं और कहती हैं कि बात शांति से चल रही थी, लेकिन अब हालात बदल गए। बचे हुए मर्सिनरीज और लॉनियस दहशत में हैं। वर्टल बार्गो को मैसेज भेजने को कहते हैं, लेकिन बार्गो बताते हैं कि सारे मैसेंजर्स मर गए। अतु हंसती हैं कि वो वही बुराई हैं जिसकी तलाश थी। वो पूछती हैं कि अब क्या करेंगे। वर्टल चिल्लाते हैं कि अब भागने का वक्त नहीं, लड़ने की तैयारी करें। अतु मानती हैं कि ये सब उस बेवकूफ की वजह से हुआ जो अपनी आस्था को सब कुछ समझता था। वर्टल उसे और इंतजार नहीं करना चाहते और तीरंदाजों को अटैक का आदेश देते हैं, लेकिन अतु के लिए तीर रोकना आसान है। लॉनियस घबराकर वर्टल से पूछते हैं कि विच क्या होती है। वर्टल बताते हैं कि विच डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें सेंट्स ने भविष्यवाणी की थी। अतु बोर हो जाती हैं और अटैक करने को कहती हैं। वर्टल मर्सिनरीज को पीछे हटने को कहते हैं और सिर्फ लॉनियस के साथ लड़ने की प्लानिंग करते हैं। वो होली पावर से खुद को मजबूत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अतु उनके टेंटिकल्स से अटैक करती हैं, लेकिन होली पावर ईविल क्रिएचर्स पर असरदार होती है। वर्टल अचानक अटैक करते हैं और अतु एक टेंटिकल खो देती हैं। लॉनियस भी एक टेंटिकल काटते हैं, लेकिन अतु 2 मर्सिनरीज को बंधक बनाती हैं। वर्टल उन्हें बचाने की बजाय अटैक करते हैं और बंधकों समेत टेंटिकल्स काट देते हैं। अतु चौंक जाती है, लेकिन वो सबको चकमा दे रही थीं। वो अचानक कई टेंटिकल्स से वर्टल पर अटैक करती हैं और उन्हें मार देती हैं। लॉनियस को भागने को कहते हैं, लेकिन अतु उसे भी मार देती है। मर्सिनरीज भागते हैं, लेकिन अतु डार्क एल्व्स को हुक्म देती है कि किसी को न छोड़ें। लॉनियस अकेले रहकर अटैक करता है, लेकिन हार जाता है। अतु उसे उल्टा लटकाती हैं और डराती हैं। वो कहती हैं कि अगर वो वर्टल की सलाह मानते तो परिवार के साथ खुश रहते, लेकिन अब वो और उसका परिवार मरेंगे। अतु उसे तड़पाती हैं और फिर मार देती हैं। वो चट्टान के किनारे खड़ी होकर अपने फैसलों के बारे में सोचती है। लॉनियस की अंगूठी खून में पड़ी रहती है। तभी गिया और डार्क एल्व्स आते हैं और बताते हैं कि मर्सिनरीज को खत्म कर दिया। अतु खुश होती हैं और वापस लौटने का फैसला करती हैं। गिया पूछते हैं कि क्या वो सच में लॉनियस को डराई बातें करेंगी। अतु पहले गंभीर दिखती हैं, फिर हंसते हुए कहती हैं कि वो पैसिफिस्ट हैं, बस मजाक कर रही थीं। वो तुरंत टाकुडो के पास जाती हैं क्योंकि उनके पास एक जरूरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट में नॉर्थ में दूसरी विच की मौजूदगी बताई गई है, जो उनके लिए नया टर्म है क्योंकि गेम में विच नहीं थी। टाकुडो समझते हैं कि ये गेम की दुनिया नहीं है। अतु कहती हैं कि कुछ चीजें गेम जैसी हैं, लेकिन बाकी अलग हैं। वो कॉन्फिडेंट हैं कि ये अंतर उनके फायदे में हो सकते हैं। दुनिया में एक खास बदलाव आता है।
अब सिर्फ दुश्मनों की ताकत हासिल करने की बजाय वो उनकी यादों का एक हिस्सा भी ले सकती है, जो बहुत काम का हो सकता है। वो उत्साहित होकर एडो को बताती है कि उसे क्वालिया राजधानी की हालत के बारे में थोड़ा पता है, क्योंकि उसने 2 पलादिन्स को मार दिया था। वो कहती है कि अभी क्वालिया उत्तर में होने वाली अशांति में व्यस्त है, तो वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, लेकिन उनके पूरे सर्वे टीम के खत्म होने से खतरे की घंटी जरूर बजेगी। तकूडो मानता है कि अगर कोलिया कोई कदम उठाए तो उन्हें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। वो अपनी चिंता नहीं करता, लेकिन उसे उत्तर की चुड़ैल के बारे में बहुत जिज्ञासा है। वो आर्टियू से पूछता है कि पलादिन की यादों से उसे चुड़ैल के बारे में क्या पता है। एटू कहती है कि साफ जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि चुड़ैल ने उत्तर में सैन्य स्तर का नुकसान किया है। अचानक उसे याद आता है कि उसे चुड़ैल का नाम भी पता है, इराकीनो स्लर्पिंग चुड़ैल। ताकुडो अब और उत्सुक हो जाता है और सोचता है कि अगर एक चुड़ैल ही किसी देश को इतना नुकसान पहुंचा सकती है, तो शायद वो भी अर्थ से उनकी तरह आई होगी। वो मानता है कि वो गेम के हीरो यूनिट्स जितनी ताकतवर है और कहता है कि उन्हें उससे सावधान रहना चाहिए, उसे दुश्मन मानकर। एटू कहती है कि चुड़ैल उनके जैसे ही बुराई वाली है और वो उससे संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ताकुडो इस आइडिया को ठुकरा देता है। वो याद दिलाता है कि बुराई वाली प्रजातियां एक दूसरे के साथ अच्छी नहीं रहती। आटू कहती है कि हालात मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन तकूडो उसे चिल करने को कहता है, क्योंकि चुड़ैल उनसे दूर है और अगर वो दुश्मन बने तो उनके पास तैयारी का वक्त होगा। इसके बाद बात आती है हीरो बुलाने की। तकूडो कहता है कि उन्हें सोचना होगा कि कौन सा हीरो बुलाना है। पहले वो सोच रहा था आइसा बकक्वीन को बुलाने का, लेकिन अब उसे लगता है कि शायद कोई कॉम्बैट ओरिएंटेड हीरो बेहतर होगा। साथ ही वो महसूस करता है कि उन्हें दूसरों देशों से निपटने की रणनीति भी बदलनी होगी। वो एटीयू को बताता है कि उसने फैसला किया है कि वो पूर्व में मौजूद स्वतंत्र इलाके के साथ दोस्ती करेगा, क्योंकि क्वालिया से लड़ाई होने पर सहायता चाहिए होगी। एटीयू को लगता है कि यह मुश्किल होगा, भले ही वो देश न्यूट्रल हो, लेकिन टकुडो कहता है कि अगर उनके पास कुछ वैल्यूएबल ऑफर करने को हो तो वो जरूर सुनेंगे। वो कहता है कि उन्हें पहले से ही उस देश की रेकी करनी चाहिए जब तक उनकी ताकत बढ़ रही है, और एटीयू उसके प्लान को आगे बढ़ाने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ एक और देश में बीस्ट फॉक्स बुराई भरे मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं, जो लगातार उनके शहर पर हमले कर रहे हैं। हमले की अगुवाई एक बुजुर्ग लेकिन ताकतवर गाय जादूगरनी कर रही है। जैसे ही वो एक लहर मॉन्स्टर्स को खत्म करती है, दूसरी लहर आ जाती है, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर हो क्या रहा है। उधर अचू तकूदो के आदेश को पूरा करने निकलती है, लेकिन रास्ते में रुक जाती है। वो नर्वस लगती है और कहती है कि शायद उसने पलादिन्स के साथ थोड़ा ज्यादा कर दिया। उसे डर है कि इससे टकूडो नाराज हो सकता है, जो सच में शांति पसंद करता है। लेकिन तकूडो उसे कहता है कि ठीक है, उसकी कोई बात उसे नाराज नहीं कर सकती। एक पल के लिए आटू को तकूडो की जगह काले रंग का तबाही का राजा नजर आता है। फिर वो फिर से गाना गाने लगती है और कहती है कि वो उसके हर आदेश को मानेगी। थोड़ी देर बाद ताकुडो का महल पूरा हो जाता है और वो बहुत खुश होता है। एटू भी उसकी खुशी में शामिल होती है और वो बात करते हैं कि ये उनके राज्य की शुरुआत का स्मारक है। ताकुडो कहता है कि एक दिन वो एक और बड़ा महल बनाना चाहता है। एटू कहती है कि उनके ताकतवर हीरो महल में रहेंगे और हर कमरे में नौकर होंगे। ये बात आटू को याद दिलाती है कि टाकुडो के पास अभी तक कोई पर्सनल अटेंडेंट नहीं है। उसे अचानक गिल्ट फील होता है। वो टकुडो को कहती है कि वो तुरंत एक नौकरानी ढूंढेगी जो उसकी हर जरूरत का ध्यान रखे। टकुडो कहता है कि ये जरूरी नहीं, लेकिन एटू जोर देती है क्योंकि ये उसके लिए गर्व की बात है। अटू पूछती है कि वो कैसी महिला चाहता है और टकुडो नर्वस होकर कहता है कि उसे कोई आसानी से बात करने वाला चाहिए। वो कहता है कि डार्क एल्व्स उससे दूरी बनाए रखते हैं, जो उसके फ्रेंडली किंग बनने के सपने को पूरा नहीं होने देता। एट्यू जानती है कि असली वजह टकुडो का रूप है, लेकिन वो उसे नहीं बताती। इसके बजाय वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो इस मामले को एक शानदार आइडिया से सुलझाएगी। मोल्टर घबराते हुए बताता है कि जुड़वां बहनों की मां एक गर्विली और नेक महिला थी, जिसने अपने कबीले के लिए जान दे दी। वो समझते हैं कि डार्क एल्व्स को भूख या कैनिबलिज्म के बीच चयन करना पड़ा और इसी वजह से जुड़वां अपनी मां खो बैठी। एतू सोचती है कि लड़कियों का बेधड़क होना अच्छा है, लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है। अचानक मरीना तकुडो के पास आती है और कहती है कि वो पूरी तरह सफेद है। तकुडो उसकी बात से कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन पूछता है कि क्या उसे उससे डर नहीं लगता। मरीना कहती है कि उसे डर नहीं लगता और वो उसकी नौकरानी बनने को तैयार है,
क्योंकि उसे भरोसा है कि वो संभाल लेगी। इसके बाद तकुदो करीना से पूछता है कि वो क्या सोचती है, और वो कहती है कि उसे अपनी बहन के साथ रहना है, तो वो भी नौकरानी बनेगी। तकुडो को खुशी होती है कि उन्हें मिल गए, और एट्टू घोषणा करती है कि जुड़वां अब राजा की आधिकारिक नौकरानियां हैं। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर जाती हैं, मोल्टर तकुदो को सावधानी की सलाह देता है। वो कहता है कि मां की मौत के बाद से जुड़वां ने एक भी आंसू नहीं बहाया। वो कहता है कि उनके दिल सबके लिए बंद हो गए हैं, और ताकुदो को उनसे प्यार और सब्र से पेश आने को कहता है। थोड़ी देर बाद जुड़वां ताकुदो की सेवा शुरू करती हैं, लेकिन मरीना क्लमजी होती है और पानी उसके ऊपर गिरा देती है। करीना उसकी गलती साफ करती है। जब एटू वहां आती है, उसे निराशा होती है, लेकिन वो तकुडो को बताती है कि अब मीटिंग में जाना है। मीटिंग शुरू होती है और एटू कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से बात शुरू करती है। एमिली, जो कंस्ट्रक्शन की हेड है, उठती है और कहती है कि चूंकि महल पूरा हो गया तो उनकी टीम अब दूसरी बिल्डिंग बना सकती है। तकुडो को खुशी होती है और वो एमिली को क्लिनिक बनाने का आदेश देता है, क्योंकि ये लोगों को स्वस्थ रखेगा और सबसे सस्ता भी है। एमिली बैठ जाती है क्योंकि उसका हिस्सा खत्म हो गया, लेकिन जब एटू रिसोर्स गैदरिंग की बात शुरू करती है तो उसे फिर उठना पड़ता है, क्योंकि ये भी उसकी जिम्मेदारी है। वो कहती है कि खाना और दूसरी चीजें तकुडो के खास बर्तनों और औजारों की वजह से अच्छी स्पीड से जमा हो रही हैं। उसे लगता है कि राजा को काम करने में मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन एट्टू कहती है कि चूंकि नई चीजें बनाने के लिए सिर्फ माना चाहिए, तो उन्हें माना जुटाने वाली सुविधाएं बनानी चाहिए। फिर वो रिसर्च डिपार्टमेंट की बात करती है और मोल्टर उठता है। मोल्टर कहता है कि उनकी मिलिट्री मैजिक पूरी हो गई है, लेकिन अभी सिर्फ वो इस्तेमाल कर सकता है। वो जल्दी दूसरों को सिखाएगा, लेकिन उसे लगता है कि असल जिंदगी में इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि उनका राजा शांति प्रिय है। एटीयू उससे सहमत होती है और कहती है कि एक मिलिट्री मैजिक काफी है। वो मोल्टर को 6 ग्रेट एलिमेंट्स पर फोकस करने को कहती है, क्योंकि ये लंबे वक्त में ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके बाद वो मिलिट्री स्टेटस की बात करती है और जिया उठता है। वो बताता है कि 5 लंबे पैरों वाले बग्स सेना में स्काउट्स के रूप में शामिल हुए हैं और वो देश के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। वो जंगल से बाहर नहीं गए, क्योंकि बाहर बंजर मैदान है जहां छिपने की जगह नहीं। एटू उसे सारे बग्स को जल्दी भेजने को कहती है, क्योंकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जिया खुश होता है। फिर एटू कहती है कि उन्होंने तय कर लिया कि अगला हीरो कौन होगा। तकुडो घोषणा करता है कि वो आयसा इंसेक्ट क्वीन को बुलाएंगे और डार्क एल्व्स अचानक अलर्ट मोड में चले जाते हैं। मोल्टर रिपोर्ट करता है कि खाना और लकड़ी इकट्ठा हो गई है, अब सिर्फ माना बाकी है। इसके बाद वो दूसरी बातें करते हैं और मीटिंग कुछ थकाऊ घंटों बाद खत्म होती है। सब सेटल होने के बाद ताकुडो अपने नौकरों के साथ सिंहासन कक्ष में लौटता है, लेकिन मरीना उससे टकरा जाती है और कागजात बिखर जाते हैं। करीना मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन कागज फट जाता है। ताकुडो कहता है कि कोई बात नहीं और वापस सिंहासन पर बैठ जाता है। मरीना पास आकर पूछती है कि क्या वो बुरा आदमी है। वो कहता है कि वो बुराई वाला कैरेक्टर है, यानी बुरा ही है। मरीना पूछती है कि फिर वो उन्हें क्यों नहीं मारता, क्योंकि वो बार बार गलती करते हैं। ताकुडो उसका सवाल समझ ही नहीं पाता। करीना समझाती है कि उसकी बहन जानना चाहती है कि इतना बड़ा राजा इतनी रहमदिली क्यों दिखाता है जब वो गलतियां करते हैं। ताकुडो इसे अपनी आदत कहकर टालना चाहता है, लेकिन लड़कियां संतुष्ट नहीं होतीं और वो उन्हें अच्छे और बुरे लोगों के अंतर बताने का फैसला करता है। वो कहता है कि अच्छे लोग सिर्फ अच्छा ही कर सकते हैं, यानी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते या चोरी नहीं कर सकते। वो लड़कियों से पूछता है कि बुरे लोग क्या कर सकते हैं, और वो कहती हैं कि सिर्फ बुरा। तकुडो उन्हें सुधारता है और कहता है कि बुरे लोग जो चाहें कर सकते हैं। वो सेल्फिश और आज़ाद होते हैं, तो अच्छा और बुरा दोनों कर सकते हैं। वो कहता है कि चूंकि वो बुरा है, वो उन्हें माफ़ी दे सकता है, भले ही वो गलती करें। अचानक उसे एहसास होता है कि लड़कियां जानबूझकर गलती कर रही थीं ताकि वो उन्हें सजा दे। वो उनसे अपनी थ्योरी कंफर्म करवाता है और वो मान लेती हैं। तकुडो समझ जाता है कि लड़कियों को अपनी माँ की मौत के बाद जिंदा रहने का गिल्ट फील होता है। वो शांति से उनके पास जाता है और पूछता है कि माँ ने मरने से पहले क्या कहा। मरीना कहती है कि माँ ने कहा था कि जिंदा रहो। तकुडो बताता है कि उनकी माँ का प्यार ही उन्हें आज तक जिंदा रखा और उन्हें ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जिस पर माँ को गर्व हो। वो उनके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि वो आज़ाद होकर खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। जब तक वो खुश रहें, वो उनका आशीर्वाद देगा। लड़कियां उसे गले लगाती हैं और रोने लगती हैं। जब एटू कमरे में आती है
तो उन्हें तकूडो के सिंहासन पर सोते हुए पाती है। उसे जलन होती है कि वो उससे इतने करीब हो गए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो रिपोर्ट देने आई थी। वो दूसरे कमरे में जाती है जहां एट्यू उसे न्यूट्रल देश फॉन हेवन के बारे में बताती है, जहां इंसान और बीस्ट साथ रहते हैं। जंगल के पास वाला शहर ड्रैगन इसी देश का हिस्सा है और इसे शमन्स की काउंसिल चलाती है। तकूडो सोचता है कि वो ड्रैगन से डिप्लोमेसी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसे जिज्ञासा है कि शहर मुख्य राज्य से इतना दूर क्यों बना। एटीयू किंवदंतियों के बारे में बताती है कि शहर एक ड्रैगन वैन के इर्द गिर्द बना, जो नेचुरल माना का सबसे बड़ा सोर्स है। उसे लगता है कि ये शहर माना फार्मिंग के लिए एक आउटपोस्ट है, लेकिन अभी गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर्स के हमलों से जूझ रहा है और मुख्य राज्य से कोई मदद नहीं मिल रही। ताकुडो सोचता है कि ये उनका मौका है, क्योंकि अगर शहर मॉन्स्टर्स के हाथ लग गया तो शरणार्थी बनेंगे और वो उन्हें अपनी आबादी में शामिल कर सकते हैं। फिर इसे बेस बनाकर वो सीधे फंक किंगडम से बातचीत कर सकते हैं। तकूडो तुरंत एटीयू की अगुवाई में एक दूतमंडल ड्रैगन भेजता है और जंगल के किनारे वो बाइसन शम्न टोंका और कुछ बीस्टमैन से मिलते हैं। एटीयू और दूसरों से बुराई का पूरा आभा निकलता है और बीस्टमैन घबरा जाते हैं। टोंका उन्हें पैनिक में हमला न करने को कहती है, क्योंकि उसे यकीन है कि वो उनकी बराबरी नहीं कर सकते। उधर एटीयू डार्क एल्व्स को रुकने को कहती है, क्योंकि वो अकेले बीस्टमैन से बात करना चाहती है। टोंका और घबराती है, क्योंकि उसके सबोर्डिनेट्स अपनी इंस्टिंक्ट से भागने या लड़ने के लिए मजबूर हैं। एटीयू अपने टेंटिकल्स निकालकर उन्हें धमकाती है, लेकिन तभी एक मूर्ख इंसान बीच में आता है और तनाव को हल्का कर देता है। वो खुशमिजाज होकर खुद को पेपे कहलाता है और आटू से भी परिचय मांगता है। आटू उसकी बात से हैरान होकर टेंटिकल्स वापस ले लेती है, लेकिन टोंका को लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। शुक्र है, पेपे ने सबकी जान बचाई और बातचीत शुरू की। पता चलता है कि ड्रैगन के लोग भी तकूडो से मिलना चाहते थे और टोंका एक दूतमंडल ला रही थी। एट्टू कहती है कि वो भी वही करने आई थी, इसलिए रास्ते में टक्कर हो गई। एट्टू उन्हें जंगल में ले जाती है और पेपे रास्ते में अपनी एडवेंचर्स की बातें करने लगता है। टोंका माफी मांगती है और आटू कहती है कि ठीक है, भले ही उसे पेपे से चिढ़ हो। वो टोंका से पूछती है कि उसने अपने सैनिक क्यों नहीं लाए, और वो कहती है कि जंगल की डार्क हवा को वो झेल नहीं पाएंगे। उसे टकूडो से मिलने की उत्सुकता है, जो आटू जैसे ताकतवर मॉन्स्टर की सेवा करता हो, लेकिन जब वो तकूडो से मिलती है तो उसकी ताकत समझ ही नहीं पाती। उसे डर लगता है कि वो खतरे में हो सकते हैं और पेपे सबसे ज्यादा खतरे में है, क्योंकि उसका मूर्खपन उसे मुसीबत में डाल सकता है। पहले जब वो ड्रैगन से निकले थे तो एक ताकतवर ट्रोल से टक्कर हुई थी और पेपे ने अपनी स्किल्स दिखाने के लिए अकेले लड़ाई की। उसने ट्रोल को दबा लिया और उस पर चढ़ गया, लेकिन ट्रोल फिर उठ गया और उसे मारा। पेपे पैनिक में फ्रीज हो गया, लेकिन टोंका समय पर आई और उसे बचाया। उसने उसे लापरवाही की सजा दी और कहा कि सजा के तौर पर उसे जंगल की जांच के लिए साथ आना होगा, क्योंकि शायद यही मॉन्स्टर्स का सोर्स है। अब उसे पछतावा हो रहा है कि उसने बच्चे को बुराई का अवतार के सामने नहीं लाना चाहिए था, लेकिन पेपे वही पेपे है और वो आत्मविश्वास से तकूडो से दोस्ती की पेशकश करता है। टोंका घबरा कर उसके मुंह को बंद करती है और माफी मांगती है, लेकिन तकूडो खुश होता है, क्योंकि ये पहली बार है कि इस दुनिया में किसी ने उससे दोस्ती मांगी। वो पेपे की दोस्ती मान लेता है, जिससे टोंका हैरान रह जाती है। आट्यू भी स्थिति को समझने में वक्त लेती है और तकूडो को पहली दोस्ती की बधाई देती है। डार्क एल्व्स भी तालियां बजाते हैं और टोंका पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। बाद में मेहमानों के लिए स्वागत डिनर लगाया जाता है और टोंका को सेब के जूस और ट्रांसपेरेंट ग्लास बर्तनों का स्वाद हैरान कर देता है। पेपे को भी पसंद आता है और वो रिफिल मांगता है, फिर तुरंत टेबल पर कूदकर जिया की मांसपेशियों को घूरता है और मोल्टर के सामने अपनी मैजिक दिखाता है। तकूडो इस एक्सट्रोवर्ट्स के भगवान से प्रभावित होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि आगे क्या करना है। वो दोस्ती में डूबना नहीं चाहता, क्योंकि डिप्लोमेसी की अहम बातें करनी है। फिर भी वो बीस्टमैन को दिखाना चाहता है कि वो फ्रेंडली है, ताकि वो भरोसा करें। अचानक उसे आइडिया आता है और वो पेपे से पूछता है कि क्या वो उसके साथ गेम खेलेगा। सब कंफ्यूज होकर देखते हैं, लेकिन पेपे खुश होकर मान जाता है। वो कई गेम खेलते हैं और पेपे हर बार तकूडो को हरा देता है, जिससे टोंका परेशान हो जाती है। पेपे कहता है कि ये नए गेम मजेदार हैं और तकूडो को इन्हें उनके देश में बेचना चाहिए। टोंका घबरा जाती है, लेकिन तकूडो खुश होकर मान जाता है, क्योंकि वो पहले से ही बिजनेस की सोच रहा था। वो पेपे का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है
कि गेम का वक्त खत्म हो गया, क्योंकि अब गंभीर डिप्लोमेसी की बात करनी है। लंच खत्म होने के बाद तकुदो आटू को संकेत देता है और वो टोंका से पूछती है कि वो दूतमंडल क्यों लाई। टोंका हिचकिचाती है और बताती है कि हाल में बुराई वाली बारबेरियंस जैसे ट्रोल्स और गॉब्लिन्स उनके शहर पर हमले कर रहे हैं। वो जांच करने आई थी कि इसका कारण क्या है। तकुडो तुरंत पूछता है कि क्या उन्हें मिलिट्री में कमजोरी है। टोंका घबरा जाती है, क्योंकि अगर तकुडो उनकी कमजोरी जान लेगा तो बातचीत में उसे नुकसान हो सकता है। वो जल्दी कहती है कि वो अभी इन्हें भगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और चूंकि उन्होंने अपने दो सबसे ताकतवर शमंस जांच के लिए भेजे, तो ये उनकी ताकत दिखाता है। टोंका कहती है कि वो बस रिस्क नहीं लेना चाहते, और एटीयू उससे सहमत होती है, क्योंकि बारबेरियंस आमतौर पर सभ्यताओं से बचते हैं। सब उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन पेपे बोल पड़ता है। वो कहता है कि उसे बताया गया था कि जांच का मकसद बारबेरियंस का सोर्स ढूंढना है, वरना शहर तबाह हो जाएगा। टोंका हैरान रह जाती है और उसे डांट भी नहीं पाती। एटीयू उसे भरोसा दिलाती है कि उनके पास ड्रैगन या उनके राज्य के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं है। वो सिर्फ अपने देश को शांति से विकसित करना चाहते हैं। वो कहती है कि बारबेरियंस की समस्या उनके लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि अगर ड्रैगन खत्म हुआ तो वो उन पर हमला करेंगे। टोंका को उम्मीद जागती है कि मदद मिल सकती है, और तकुडो कहता है कि वो अपने दोस्तों की मदद करना चाहता है। टोंका पूछती है कि बदले में वो क्या चाहता है, क्योंकि पेपे की वजह से अब वो बराबरी की बातचीत नहीं कर सकती। अटू कहती है कि वो ड्रैगन बेन चाहते हैं, और टोंका घबरा जाती है, क्योंकि उसने इसके बारे में जिक्र नहीं किया था। वो कहती है कि अटू ने रिसर्च की है, और अटू मानती है। वो कहती है कि उन्हें जॉइंट कंट्रोल से खुशी होगी, क्योंकि अभी उन्हें सारा माना चाहिए नहीं। लेकिन वो चाहती है कि मिनाग्रा को माना को किस एलिमेंट में बदलना है, इसका हक हो। टोंका हैरान होती है, क्योंकि उनके पास ये तकनीक नहीं है, और उसे लगता है कि मिनाग्रा उनसे आगे है। वो सोचती है कि डील लेनी चाहिए, लेकिन फिर वो तकुडो और अटू को पेपे के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो गोकू और लूफी से भी बड़ा मूर्ख है, लेकिन टैलेंटेड है, और शमंस में सबसे अच्छा चरित्र जज करने वाला है। इसलिए वो चाहती है कि वो डील पर फैसला करे। पेपे कहता है कि वो शुरू से ही इस देश के लोगों से दोस्ती चाहता था। इसके साथ मिनाग्रा और विदेशी राज्य के बीच गठबंधन हो जाता है। कुछ दिन बाद तकुडो मीटिंग बुलाता है और बातचीत के डिटेल्स डिस्कस करता है। एमिली कहती है कि वो विदेशी राज्य, खासकर ड्रैगन को खाना और खिलौने एक्सपोर्ट करेंगे, और बदले में धातु और रोजमर्रा की चीजें मिलेंगी। बारबेरियंस से लड़ने के बदले उन्हें ड्रैगन बैन का जॉइंट कंट्रोल मिलेगा। मोल्टर पेपे की लापरवाही का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसे चिंता भी होती है। तकुडो भी यही सोचता है, लेकिन दिल से लगता है कि पेपे जानबूझकर सच बताया ताकि जल्दी मदद मिले। फिर भी वो बातचीत जारी रखते हैं, और करीना और मरीना विदेशी राज्य के बारे में पूछती हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता। मोल्टर सहमत होता है और कहता है कि उन्हें अपने सहयोगी देश की रीति रिवाज जानने चाहिए। तकुडो को भी इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि ये गेम का फीचर नहीं था। वो कहता है कि ये बाद में देखा जाएगा, अभी फोकस ड्रैगन की मदद पर है। वो कहता है कि बाद में फोन की राजधानी में दूतमंडल भेजा जाएगा, क्योंकि वो बहुत दूर है। मोल्टर पूछता है कि आधिकारिक वजह क्या होगी। मरीना कहती है कि वो वहां खेलने जाएंगे, क्योंकि पेपे ने ऐसा कहा था। ताकुडो को ये आइडिया पसंद आता है कि छोटा ग्रुप भेजा जाए सम्मान दिखाने के लिए, फिर औपचारिक दूतमंडल। मोल्टर खुद जाने की पेशकश करता है, लेकिन ताकुडो उसे जरूरी मानता है। जिया कहता है कि मोल्टर उनके लिए बूढ़ा है, लेकिन दूसरे देशों के लिए मैजिक मिनिस्टर जैसा है। मोल्टर मान जाता है और कहता है कि सब जरूरी हैं, तो सही उम्मीदवार सिर्फ जुड़वां हैं। लेकिन ताकुडो को लगता है कि यह खतरनाक है। मोल्टर जोर देता है कि चूंकि वो उन्हें फ्यूचर लीडर्स के लिए तैयार कर रहा है, तो उन्हें अनुभव लेना चाहिए। तकुडो को विश्वास नहीं होता, तो ऑटो खुद जाने की पेशकश करती है ताकि उनकी सुरक्षा हो। मोल्टर कहता है कि वो राजा के सबसे करीबी हैं, तो विदेश में और महत्वपूर्ण होंगी। आटू सुनकर पीछे हट जाती है, और अब सिर्फ जुड़वां बची। वो तकुडो के पास आती हैं और याद दिलाती हैं कि उसने उन्हें आज़ाद कहा था। अब वो उसकी तरफ से दूसरे देश में जाना चाहती हैं। वो मासूम आंखों से दबाव डालती है, और तकुडो मान जाता है, जो अट्टू को हैरान करता है, क्योंकि पहले सिर्फ वो ऐसा कर सकती थी। आटू जलन खाकर नाराज हो जाती है और कहती है कि वो उसे भूल जाए और हरम बना ले। तकुडो उसे मनाने का तरीका नहीं समझता, लेकिन जुड़वां उसे सलाह देती हैं कि वो अपने दिल की बात कहे। तकुडो उनकी सलाह मानता है और आटू का हाथ पकड़कर उसे धन्यवाद देता है कि वो हमेशा उसके बारे में सोचती है। वो कहता है कि बिना उसकी मदद के वो इतना आगे नहीं बढ़ पाता। वो कहता है कि वो उसके लिए इकलौता है, और एटीयू का दिमाग उड़ जाता है।
वो एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की कल्पना करती है और तकूडो को राहत मिलती है कि मामला सुलझ गया। फिर तकूडो अट्टू और जुड़वा को नए बने क्लिनिक में ले जाता है, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड्स के लिए आने वाली यात्रा के बारे में सुनकर एट्यू हैरान रह जाती है। तकूडो उसे बताता है कि उसने हाल ही में प्लेग डॉक्टर यूनिट्स बनाई हैं। तकूडो क्लिनिक का दरवाजा खोलता है और अपने ग्रुप को अंदर ले जाता है, जहां प्लेग डॉक्टर्स उसे स्वागत करने के लिए तुरंत बाहर आते हैं। मरीना इन अजीब दिखने वाले लोगों को देखकर चौंक जाती है, जबकि करीना थोड़ी डर जाती है। लेकिन इनकी खौफनाक शक्ल के बावजूद ये डॉक्टर्स बहुत खुशमिजाज हैं और अपने समझदार और ताकतवर राजा का स्वागत करने के लिए भाव भंगिमा भी दिखाते हैं। आट्यू, जो ताकुडो की सबसे बड़ी फैन है, उनकी मेहनत से प्रभावित होती है और कहती है कि ये उसके अंडरलिंग्स बनने के लिए काबिल हैं। ताकुडो बताता है कि उसने इन्हें मेडिकल इमरजेंसी के लिए बनाया था, लेकिन ये अब तक स्टैंड बाय पर थे। वो कहता है कि ये जुड़वां लड़कियों के लिए परफेक्ट बॉडीगार्ड्स होंगे और एट्यू उससे सहमत होती है। दूसरी ओर जुड़वां लड़कियां अभी भी इन अजीब मास्क वाले लोगों को लेकर कंफ्यूज हैं। तकूडो उन्हें समझाता है कि ये मेडिक्स हैं जो बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और लड़ाई में भी ठीक ठाक हैं। फिर एट्यू इन मेडिक्स को बताती है कि इनका मकसद जुड़वां लड़कियों की रक्षा करना है, क्योंकि वो ड्रैगन की संस्कृति को देखने जा रही हैं। ये मिशन सुनकर मेडिक्स काफी उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन लड़कियों को उनकी तेज आवाज और चिल्लपों थोड़ी अजीब लगती है। फिर भी मेडिक्स कहते हैं कि वो इंसानी तरीके से इस मिशन को अंजाम देंगे। उनकी लगन देखकर तकूडो खुश होता है और उन्हें नाम देने का फैसला करता है। वो उन्हें अकीरो, जाइरो और सबुरो नाम देता है। मेडिक्स इन नामों से भावुक हो जाते हैं। तकूडो सोचता है कि इस दुनिया में बनी यूनिट्स की अपनी पर्सनैलिटी होती है, इसलिए इन्हें नाम देना सही है। लेकिन उसे लगता है कि शायद वो थोड़ा ज्यादा उदार हो गया, क्योंकि मेडिक्स अब बेकाबू हो रहे हैं और मरीना भी उनके साथ मिल गई है। करीना, दूसरी ओर, बहुत शर्मीली है और इनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, जिसे एटू समझ सकती है। दूसरी ओर, ड्रैगन की मेयर एंटिक परेशान हो रही है, क्योंकि उसका काम बहुत ज्यादा है। ये एल्फ वुमन सोच रही थी कि अगर वो अपने देश से चली जाए और न्यूट्रल टेरिटरी में आएगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन यहाँ काम इतना है कि उसे बॉयफ्रेंड ढूंढने का भी वक्त नहीं मिलता। उसे और गुस्सा इस बात का है कि उसे शहर की रक्षा के लिए बुराई की ताकतों के साथ काम करना पड़ रहा है। जब वो परेशान हो रही होती है, तभी उसका एक सबोर्डिनेट आता है। एंटिक तुरंत प्रोफेशनल बन जाती है और पूछती है कि उसे क्या चाहिए। वो महिला बताती है कि कुछ लोग बिना अपॉइंटमेंट के उससे मिलना चाहते हैं। एंटिक कहती है कि उन्हें भगा दो, क्योंकि उसका वक्त सोने से भी कीमती है। लेकिन जब महिला कहती है कि मेहमान मिनाग्रा से हैं, एंटिक घबरा जाती है और सारा काम छोड़कर उनसे मिलने चली जाती है। वो वेटिंग रूम में जाती है और वहां जुड़वां लड़कियां सोफे पर बैठी मिलती हैं। उनके पीछे 3 खतरनाक मेडिक्स खड़े हैं। एंटिक को मेडिक्स के बुरे आभा से डर लगता है और वो सोचती है कि क्या शैमन्स पागल हो गए हैं जो इनके साथ गठबंधन कर लिया। फिर भी वो लड़कियों का स्वागत करती है जो खुद को मिनाग्रा के प्रतिनिधि के रूप में पेश करती हैं। एंटिक उनसे सावधान रहती है, क्योंकि उसे डार्क एल्फ असासिन्स की कहानियां सुनाई देती हैं और मेडिक्स उसे और शक के घेरे में लाते हैं। करीना नोटिस करती है कि एंटिक परेशान लग रही है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे, एंटिक माफी मांगती है कि वो उनका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं थी। कैरीना और मरीना कहती हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिर एंटिक सोचने लगती है, क्या कोई इन 2 बच्चों को यहाँ भेजेगा? अचानक उसे याद आता है कि टोंका ने 2 जुड़वां बहनों के बारे में बताया था, जिन्हें डार्क किंग बड़े लीडर्स के रूप में बड़ा कर रहा है। ये सोचकर वो घबरा जाती है कि वो बहुत बड़े लोगों से निपट रही है। अगर वो यहाँ कुछ गलती करेगी तो उसके देश के लिए दिक्कत हो सकती है। वो नर्वस होकर लड़कियों से पूछती है कि उनकी यात्रा का मकसद क्या है, लेकिन लड़कियां जवाब नहीं दे पाती। जाइरो आगे बढ़कर जवाब देता है और एंटिक को बताता है कि पेपे ने उन्हें खेलने के लिए बुलाया था। वो उसे भरोसा दिलाता है कि ये एक अनौपचारिक विजिट है, जहां वो अपनी सहयोगी नेशन की संस्कृति और लाइफस्टाइल सीखना चाहती हैं, और अभी ऑफिशियल बातचीत की जरूरत नहीं, क्योंकि लड़कियां इसके लिए तैयार नहीं हैं। एंटिक को ये सुनकर राहत मिलती है, क्योंकि अब उसे लड़कियों के साथ बातचीत नहीं करनी पड़ेगी। वो फैसला करती है कि सबके भविष्य के लिए इनके साथ अच्छा रिश्ता रखेगी और शहर घुमाने का ऑफर देती है। लड़कियां खुशी से उसका ऑफर स्वीकार करती हैं और एंटिक दिन भर उन्हें शहर दिखाती है। तकूडो मेडिक्स की आंखों के जरिए सब देखता है। शाम को शहर घूमने के बाद लड़कियां अपनी लॉजिंग की ओर जाती हैं। करीना उस दिन की बातों पर चर्चा शुरू करती है और मरीना कहती है कि उसे लोगों में एक चिंता का माहौल नजर आया। वो दुश्मनों से डरते थे और खाने की दिक्कतों से जूझ रहे थे।
मरीना इसे समझ सकती थी क्योंकि वो दूसरों की भावनाओं को महसूस कर सकती है। मेडिक्स इस बात से प्रभावित होते हैं और बाजार में मिली एक चीज उन्हें देते हैं। मरीना जब थैला खोलती है तो उसे एक सफेद फूल मिलता है। करीना उसे पहचानती है। ये पोस्ता का फूल है जो नशे के लिए इस्तेमाल होता है और पूरे महाद्वीप में बैन है। उसे लगता है कि ये फूल इतना स्वस्थ है कि जंगली नहीं हो सकता और शायद कोई ड्रग्स बेचने की कोशिश कर रहा है। करीना गुस्से में है कि कोई शांति बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि एंटिक मेहनत से शहर की रक्षा कर रही है। मेडिक्स भी अब सावधान रहने का फैसला करते हैं। अगले दिन करीना और मरीना ड्रैगन वेन फील्ड देखने जाती हैं, जहां ढेर सारे मंत्र से भरे क्रिस्टल्स हैं। लड़कियां इस नज़ारे से दंग रह जाती हैं। तभी एक व्यापारी वेस्टा उनके पास आता है। वो बताता है कि उसे पता चला है कि ड्रैगन वेन अब ड्रैगन और मिनाग्रा मिलकर कंट्रोल करते हैं, इसीलिए उसका एक बिजनेस प्रपोजल है। वो कहता है कि इस मंत्र से भरपूर जगह पर पोस्ता घास अच्छी तरह उगती है और ये महंगा बिकता है। वो मिनाग्रा को मुनाफे का हिस्सा और उनके राजा के लिए तोहफे देने की पेशकश करता है। लड़कियां उससे और पूछती हैं। वेस्टा कहता है कि बाकी बातें प्राइवेट में करेंगे और उन्हें पता देता है कि उसे कहाँ मिल सकते हैं। वो सोचता है कि बुराई से जुड़े लोग बिजनेस के लिए आसान हैं, लेकिन लड़कियां गुस्से में हैं कि वेस्टा वही शख्स है जो शहर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। वो उससे मिलने नहीं जाती और एंटिक से फिर मिलने चली जाती हैं, क्योंकि उनकी यात्रा खत्म होने वाली होती है। एंटिक खुश होती है कि लड़कियों को शहर में मजा आया और वो राजा के सामने उसे स्मार्ट मेयर दिखाने की गुजारिश करती है। तभी वेस्टा अपने गुंडों के साथ वहां आता है और एंटिक घबरा जाती है। वो पूछती है कि किसने उसे अंदर आने की इजाजत दी, लेकिन वेस्टा कहता है कि वो जबरदस्ती गुस्से हैं। वेस्टा लड़कियों से पूछता है कि उनके पिछले ऑफर का जवाब क्या है, क्योंकि वो उससे मिलने नहीं आई। एंटिक पागल हो जाती है, सोचकर कि क्या बुराई से जुड़ी इन लड़कियों ने वेस्टा जैसे शख्स से डील कर ली। लेकिन करीना उसे भरोसा दिलाती है कि वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो वेस्टा को कहती है कि उसे समझना चाहिए था कि जब वो नहीं आई तो वो उसके साथ काम नहीं करेंगी। फिर वो एंटिक से पूछती है कि क्या वो वेस्टा से निपट सकती हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेंगी अगर इससे दोनों देशों में दिक्कत होगी। एंटिक खुशी खुशी उन्हें वेस्टा और उसके गुंडों से निपटने की इजाजत देती है। मेडिक्स तुरंत लड़कियों और उनके बीच आ जाते हैं। वेस्टा देखकर कि वो लड़ने वाले हैं, एक सिरिंज निकालता है जिसमें पोस्ता का अर्क होता है। वो लड़कियों को बताता है कि एक डोज से वो इसके आदी हो जाएंगी। वो उन्हें याद दिलाते हैं कि अगर वो कुछ करेंगी तो पूरा मिनाग्रा उनका दुश्मन बन जाएगा और उनका राजा उन्हें चैन से नहीं मरने देगा। वेस्टा कहता है कि ये ठीक होगा, क्योंकि इस इंजेक्शन के बाद लड़कियां जो चाहेगा वही करेंगी और उनका पीडीएफ फाइल भी उसके आदेश मानेगा। वेस्टा सिरिंज अपने आदमियों को देता है और खुद हट जाता है, लेकिन अचानक उसके गुंडे की तलवार उसी की तरफ उड़ती है। वो घबरा जाता है और पीछे मुड़ता है तो सामने का नज़ारा और डरावना होता है। उधर मिनाग्रा में एमिली टकूडो को रिपोर्ट कर रही होती है और पूछती है कि जब वो अपने योद्धा भेज सकते थे तो मेडिक्स को बॉडीगार्ड क्यों बनाया। टकूडो बताता है कि मेडिक्स इंसानों और डेमी ह्यूमंस से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनके साथ डील करने पर उन्हें खास ताकत मिलती है, चाहे वो इलाज करें या लड़ाई। एंटिक के ऑफिस में प्लेग डॉक्टर्स वेस्टा के गुंडों को काट चुके होते हैं और उनकी खाल उतार ली है। उनकी असली शक्ल सामने आती है। ये इंसान नहीं बल्कि पैचवर्क मॉन्स्टर हैं जो इंसान बनने के लिए उनकी खाल पहनना चाहते हैं। एंटिक इस नज़ारे से डर जाती है और मरीना उसे दिलासा देती है। करीना मेडिक्स को आदेश देती है कि वेस्टा को खत्म करें, क्योंकि उसने उन्हें धमकी दी और उनके राजा का अपमान किया। वेस्टा उन्हें रोकने की कोशिश करता है, कहकर कि वो भी उसके जैसे बुरे लोग हैं, लेकिन करीना कहती है कि बुराई का मतलब है जो चाहो वो करो, और वो उसे मरते देखना चाहती है। उसके आदेश पर मेडिक्स वेस्टा को जल्दी खत्म कर देते हैं। अब उनके पास 3 इंसानी खालें होती हैं। मरीना कहती है कि अब वो इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन करीना एंटिक से माफी मांगती है कि उन्होंने उसे डराया और ऑफिस में गंदगी की। वो सोचती है कि सफाई का बिल कैसे चुकाएंगे, लेकिन एंटिक नर्वस होकर कहती है कि ये ठीक है। करीना खुश होती है, लेकिन एंटिक और डर जाती है कि लड़कियां इस खून खराबे से बिल्कुल नहीं घबराईं। वो डर से पेशाब कर लेती है। ये देखकर मेडिक्स भी ऐसा करने का फैसला करते हैं, क्योंकि ये इंसानी हरकत होगी। लेकिन करीना उन्हें ड्रॉप किक मारती है और रोक देती है। एंटिक के दिमाग में कुछ टूट जाता है और वो हंसने लगती है। इसके बाद जुड़वां लड़कियां मिनाग्रा वापस लौटती हैं और अपनी रिपोर्ट देती हैं, लेकिन आटू गुस्से से भर जाती है जब उसे पता चलता है कि ड्रैगन में उन्होंने क्या किया। वो लड़कियों को डांटने की बजाय
टकूडो पर गुस्सा निकालती है क्योंकि वो उन्हें इतनी आज़ादी देता है। उसे पता है कि टकूडो अपने काम को छोड़कर लड़कियों पर नजर रख रहा था, फिर भी उसने उन्हें एंटिक के ऑफिस में गुंडों को काटने दिया। टकूडो कहता है कि उसने उन्हें नहीं रोका क्योंकि उसे लगा कि लड़कियां उसे नफरत करेंगी। एटीयू और चिल्लाती है, पूछते हुए कि क्या वो किसी टीनेजर्स के पापा हैं। इसके बाद वो जुड़वां लड़कियों की ओर मुड़ती है जो अभी भी खून से सनी चादरें पहने हैं और उन्हें उनकी हिंसक हरकतों के लिए फटकारती है। फिर वो मेडिक्स की ओर जाती है जो 3 लोगों को मारने और उनकी खाल पहनकर इंसान बनने पर गर्व कर रहे हैं। आटू अपना आपा खो देती है और सजा के रूप में सभी से गलतियों पर निबंध लिखने को कहती है, जो 3 लोगों की हत्या के लिए काफी हल्की सजा है। इसके बाद एक मीटिंग बुलाई जाती है कि ड्रैगन से कैसे निपटें, लेकिन ताकुडो जुड़वां लड़कियों को कैंडी बांटने में व्यस्त है। एट्यू फिर डांटती है, लेकिन डार्क एल्फ्स उसे शांत करने को कहते हैं क्योंकि मीटिंग पहले खत्म होनी चाहिए। मोल्टर कहता है कि एल्फ्स भी थोड़े कसूरवार हैं जिन्होंने लड़कियों को बेसिक मैनर्स नहीं सिखाए, और एटू फैसला करती है कि बाद में उनसे निपटेगी। मीटिंग शुरू होती है और मोल्टर लड़कियों से पूछता है कि उनकी रिपोर्ट सही है कि नहीं। वो भरोसे से कहती हैं कि उनकी निगरानी सही है। एल्फ्स पढ़ते हैं कि ड्रैगन में बहुत दिक्कतें हैं, खाना कम है, गार्ड्स की संख्या कम है, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बर्बर हमले हैं जिसमें गॉब्लिन, ऑर्क्स और हिल जायंट्स शामिल हैं। गॉब्लिन और ऑर्क्स तो छोटे मॉन्स्टर हैं, लेकिन हिल जायंट्स बहुत ताकतवर और मुश्किल हैं। मोल्टर कहता है कि ड्रैगन के सैनिक और शैमन्स मॉन्स्टरों के स्रोत को ढूंढ नहीं पा रहे क्योंकि वो थके हुए हैं। जाया कहती है कि तुरंत सेना भेज देनी चाहिए, नहीं तो ड्रैगन गिर जाएगा। लेकिन एमिली ली सोचती है कि मजदूरों को युद्ध में भेजने से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। एट्यू कहती है कि वो अभियान में हिस्सा लेगी, इसलिए बाकी सैनिकों का इंतजाम करो। वो कहती है कि ये मॉन्स्टर छोटे स्तर के हैं, लेकिन उनसे उसे कुछ स्किल्स मिल सकती हैं जो देश को मजबूत बनाएगी। टकूडो इस आइडिया से सहमत होता है और फिर मोल्टर सुझाव देता है कि वो भी उसके साथ जाएगा क्योंकि वो लड़ाई और डिप्लोमेसी में मदद कर सकता है। वो अपने कुछ स्टूडेंट्स भी साथ लेगा। जिया कहती है कि ऐसे में उसे और योद्धाओं को जाने की जरूरत नहीं, लेकिन एमिली को शक है कि क्या मोल्टर देश की रक्षा के लिए काफी मजबूत है क्योंकि एटीयू उनकी मुख्य ताकत है। एडू उससे सहमत होती है, लेकिन टकूडो से जवाब मांगती है जो कहता है कि वो जल्द ही एक हीरो बुलाएगा, इसलिए रक्षा की चिंता न करें। एल्फ्स ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि लगता है टकूडो ने भविष्य देख लिया। टकूडो उन्हें सच बताना चाहता है कि यह महज इत्तेफाक है, लेकिन आखिर में वो तारीफ का मजा लेता है। इसके बाद हीरो बुलाने का वक्त आता है और सारी चीजें अल्टार पर जमा की जाती हैं। सब उत्साहित हैं और टकूडो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये उसे उस वक्त याद दिलाता है जब वो गेम में हीरो बुलाने के लिए सामान बचाता था। बुलाने से पहले टकूडो आटू से टेलीपैथी से बात करता है और पूछता है कि उसे क्या लगता है जब वो आइसला को बुलाएंगे। आटू को यकीन नहीं, क्योंकि ये उनका पहला हीरो है और वो उम्मीद करती है कि इसला टकूडो की आज्ञा मानेगी। लेकिन अगर वो दुश्मन बने तो आटू अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाएगी। टकूडो उसे धन्यवाद देता है कि वो हमेशा साथ रही, लेकिन उसे जान जोखिम में न डालने को कहता है क्योंकि अगर वो मरेगी तो उसे फिर से बुला नहीं सकता। इसके बाद वो बुलाने की रस्म शुरू करता है, जिससे एक डार्क मंत्र का गोला बनता है जो सारी चीजों को निगल लेता है और फिर एक अंडे में बदल जाता है। अंडा फूटता है और इसला, कीटों की रानी, बाहर आती है। टकूडो उसे उत्साह से देखता है और जब इसला चिल्लाती है वो चौंक जाता है। शुक्र है वो पूरी तरह से उसकी वफादार है और उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसे इस दुनिया में लाया। टकूडो भी उसे देखकर खुश होता है और पूछता है कि क्या वो उसे याद करती है। इसला कहती है कि वो उसे कैसे भूल सकती है क्योंकि उसके गेम की यादें बरकरार हैं। लेकिन अटू बीच में आती है और कुछ जांचने को कहती है। वो इसला से पूछती है कि क्या वो सच में टकूडो के प्रति वफादार है। इसला उसका सिर सहलाते हुए कहती है कि वो किसी और के प्रति वफादार नहीं हो सकती सिवाय अपने राजा के। आटू शर्मा जाती है और उसे रोकने को कहती है, लेकिन इसला को उनकी मौजूदा स्थिति जानने में ज्यादा दिलचस्पी है। टकूडो उसे महल ले जाता है और बताता है कि उसे और आटू को इस दुनिया में बुलाया गया था और आटू की बदौलत वो इतना आगे बढ़े। आटू ये सुनकर फ्लैटर्ड होती है और दोनों फ्लर्ट करने लगते हैं। आइसला उन्हें देखती है और उन्हें जोड़ने की कोशिश करती है, जैसे कोई बूढ़ी दादी। अगले दिन आटू ड्रैगन के लिए रवाना होने की तैयारी करती है, साथ में मोल्टर और उसके स्टूडेंट्स।
वो टाकुडो से इमोशनल विदाई लेती है और जैसे ही वो चली जाती है, आइसला कहती है कि उसे भी काम शुरू करना चाहिए। उसका पहला काम टाकुडो का अस्थायी सेक्रेटरी बनना है और एटू से उलट वो काफी सख्त है। वो टाकुडो को कहती है कि वो राजा है, इसलिए सुबह देर तक नहीं सो सकता। मरीना और करीना को आटू और आइसला के बीच का फर्क अजीब लगता है, लेकिन दोनों के साथ वो कनेक्ट कर लेती हैं। इसके बाद आइसला टाकुडो से इजाजत मांगती है कि वो जुड़वां लड़कियों को अपने साथ ले जाए ताकि वो उनकी सुविधाओं का दौरा कर सके। टाकुडो इजाजत देता है और जैसे ही आइसला और लड़कियां चली जाती हैं, एमिली अपनी लेबर रीअसाइनमेंट की रिपोर्ट लेकर आती है। टाकुडो नर्वस हो जाता है क्योंकि ये उसका पहला मौका है जब एटू के बिना एल्फ्स से बात करनी है। वो समहाउ एमिली से ठीक से बात करता है और उसे मजदूरों के बंटवारे को बेहतर करने के सुझाव देता है, लेकिन ये उसे थका देता है। फिर जिया अपनी रिपोर्ट के साथ आता है। दूसरी ओर जुड़वां लड़कियां इसला को शहर का दौरा कराती हैं, तभी एमिली वहां आती है। वो जल्दी में लगती है, लेकिन आइसला को देखते ही वो जिया की शिकायत करने लगती है, जो हर बार ट्रेनिंग इक्विपमेंट तोड़ देता है और उस पर बोझ डालता है। वो आइसला के आर्थ्रोपॉड मेंटल्स पर सर रखकर रोती है कि मोल्टर के जाने के बाद उसे कितना काम करना पड़ता है। आइसला उसे हल्के से दिलासा देती है और कहती है कि वो बाद में जिया को डांटेगी। कुछ देर बाद वो ट्रेनिंग ग्राउंड जाती हैं, जहां सब नॉर्मली ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही जिया आता है, वो एक झटके में सभी की तलवारें तोड़ देता है। वो कहता है कि इन्हें बेहतर होना होगा, वरना देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आइसला उस पर भारी पड़ती है और कहती है कि पहले सप्लाई चेक करनी चाहिए। जिया डर जाता है और माफी मांगता है। फिर आइसला उसे सिर सहलाती है और कहती है कि अगर वो शांत और समझदार बनेगा तो बेहतर योद्धा बनेगा। तभी एक अलार्म बजता है और लड़कियां बताती हैं कि ये लंच का वक्त है। वो उसे कम्युनिटी किचन ले जाती है, जहां सब खाते हैं, और एल्फ्स ने आइसला के लिए प्रीमियम बर्तन निकाले हैं, लेकिन आइसला सबके साथ बैठकर खाती है। सब सोचते हैं कि वो उनकी सुपीरियर है, इसलिए उसे खास ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन इसला कहती है कि वो एक गार्डियन हीरो है और सिर्फ तभी देश की रक्षा कर सकती है जब वो लोगों के साथ रहेगी और उन्हें समझेगी। तभी लड़कियां उसे कस्टम मेड वुडन कटलरी देती हैं। आइसला खुशी से उसे स्वीकार करती है और उन्हें गले लगाती है, साथ में सिर सहलाती है, जो वो गुपचुप चाहती थीं। रात को वो शहर की गश्त करती है और बचाव को बेहतर करने की प्लानिंग करती है। जब उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है, वो तुरंत ट्री हाउस चेक करती है और पाती है कि करीना रो रही है, जबकि मरीना उसे सांत्वना दे रही है। इसला पूछती है कि क्या हुआ और करीना कहती है कि उसे नींद नहीं आती क्योंकि वो अपनी माँ के साथ खुशहाल दिनों के सपने देखती है। जब वो जागती है तो उसे एहसास होता है कि ये सपने सच नहीं हो सकते और हर बार रोने लगती है। लड़कियां उसे बताती हैं कि वो धीरे धीरे इससे उबर रही हैं और आइसला को चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके पास बेहतर आइडिया है। वो उन्हें गले लगाती है और कहती है कि अब से वो उनके साथ सोएगी, ताकि जब वो जागें तो वो उनके पास हों। अगले दिन आइसला टाकुडो के पास अपनी रिपोर्ट के साथ जाती है। वो सुझाव देती है कि एक स्कूल बनाना चाहिए, इससे रिसर्च तेज होगी और यूनिट्स को बढ़ावा मिलेगा। वो बॉर्डर पर लिविंग रीड घास लगाने का भी सुझाव देती है, जो दीवार की तरह काम करेगी और जोर से घुसने वालों को नुकसान पहुंचाएगी। फिर वो अंडे देने का फैसला करती है, जिनसे वर्कर कीट पैदा होंगे। टाकुडो इन आइडियाज से खुश होता है। इसला फिर एटू के बारे में पूछती है और टाकुडो अपनी शेयर्ड सेंसिबिलिटी से देखता है कि वो मॉन्स्टरों से लड़ने वाली होती है। मॉन्स्टर शहर की दीवार की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन एटू अपने टेंटकल्स से उन्हें तुरंत खत्म कर देती है। मेयर एंटिक भी उसके साथ है और एटू की ताकत देखकर डर जाती है। वो हकलाते हुए एटू से अपनी जुड़वां लड़कियों से अच्छी दोस्ती की बात करती है, उम्मीद में कि एटू उसे अच्छी नजर से देखे। एटू समझ जाती है कि एंटिक क्यों डरी हुई है और उसे ब्रेक लेने को कहती है। वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो अकेले ही दिक्कत सुलझा सकती है और एंटिक तुरंत वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद एटू मॉन्स्टर हंटिंग से ब्रेक लेती है और एक बीस्ट मैन उसे जूस ऑफर करता है। मोल्टर कहता है कि वो यहाँ के लोगों में अच्छी तरह फिट हो रही है। पहले वो सोचता था कि सब उससे डरेंगे, लेकिन पेपे की वजह से ऐसा नहीं हुआ। एटू को पेपे का नाम सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसकी टेंटकल्स देखकर उसे ऑक्टोपस कहा था। सबके उसे ऑक्टोपस बुलाने से एटू को चिढ़ थी, लेकिन पेपे ने उसे शहर की रक्षा करने को कहा और खुद मुख्य राज्य में रिपोर्ट करने चला गया। अब भी एटू उस बात पर नाराज है। फिर मोल्टर उससे स्किल हार्वेस्ट के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसने मॉन्स्टरों से ढेर सारी स्किल्स ली हैं और मोल्टर कहता है कि टाकुडो को यह सुनकर खुशी होगी,
A2 उत्साहित हो जाती है और कहती है कि वो उसे खूब तारीफ करे। तभी उसे एक और मॉन्स्टर का एहसास होता है। ये हिल जायंट है और मोल्टर उसमें कोई जादू चेक करता है। उसे मंत्र में कुछ अजीब नहीं मिलता और A2 कहती है कि स्रोत ढूंढना जरूरी है, नहीं तो वो अपने देश नहीं लौट पाएंगे। तभी एंटिक दौड़ती हुई आती है और हिल जायंट के बारे में बताती है। वो कहती है कि उनके सैनिक लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन A2 उसे शांत करती है और कहती है कि वो अकेले ही एक हिल जायंट से निपट सकती है। वो आगे बढ़ती है और मोल्टर भी उसकी मदद करने जाता है, क्योंकि उसे बेकार बैठना पसंद नहीं। वो एक मिलिट्री ग्रेड स्पेल लैंड ऑफ रूइन का इस्तेमाल करता है, जो A2 को जमीन का फायदा और हिल जायंट को कमजोर करता है। A2 होली स्वॉर्ड स्किल से एक झटके में उसे काट देती है, लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। मॉन्स्टर का शरीर गायब हो जाता है और सोने के सिक्के छोड़ जाता है। A2 तुरंत तकूडो से संपर्क करती है। तकूडो अपनी विजन A2 से जोड़ता है और सोने के सिक्के देखकर याद करता है कि ये ब्रेव क्वेस्ट नाम के गेम से हैं जो उसने खेला था। तभी एक बड़ा मॉन्स्टर आर्मी शहर की ओर बढ़ता है, जिसकी कमान एक रॉक जायंट और एक कमजोर क्रोटोस के हाथ में है, जो अपनी तलवारें छोड़कर जादू ले चुका है। तकूडो ये भी देखता है और A2 को सावधान करता है कि जे CI दुश्मन RPG से हैं। उधर उत्तर में सेंट सेलिना अपने नाइट्स के साथ इराकिनो नाम की चुड़ैल का शिकार करने जा रही है। जब वो एक बर्बाद गांव पहुंचती है, सेलिना चुड़ैल के निशान ढूंढने लगती है। अचानक उसके सैनिकों पर एक साथ गोली चलती है और वो मर जाते हैं। वो सोचती है कि क्या हो रहा है, तभी इराइनो वहां आती है और गर्व से कहती है कि इस बार वो जीतेगी। सेलिना उसे देखकर नफरत करती है, क्योंकि उसने इराइनो को 17 बार मारा था। वो समझ नहीं पाती कि ये चुड़ैल हर बार वापस कैसे आती है। इराइनो कहती है कि उसे भी समझ नहीं आता कि सेंट्स उसे हर बार आसानी से क्यों मार देते हैं। इराइनो सेंट्स को टाइम पास करने की कोशिश करती है, लेकिन सेलिना को शक होता है कि वो कुछ प्लान कर रही है, तो उसे मजबूरन अपनी चाल दिखानी पड़ती है। इराइनो अपने जॉम्बी आर्मी को बुलाती है, लेकिन सेलिना अपनी ताकत से होली फ्लेम्स पैदा करती है, जो जॉम्बी को जला देती है। इराइनो घबरा जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि इस बार भी सेंट्स से नहीं जीत सकती। सेलिना उसकी तरफ दौड़ती है और अपनी स्टाफ से उसे भेद देती है। इराइनो गेम को मुश्किल कहते हुए मर जाती है, लेकिन सेलिना सोचती है कि कब तक उसे इस पागल चुड़ैल का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर तकूडो A2 को ब्रेव क्वेस्ट के बारे में बताता है, जिसमें डेमन किंग को हराना मकसद है। इस गेम में मॉन्स्टर रैंडमली स्पॉन होते हैं और बिना चेतावनी के हमला करते हैं। वो सोचता है कि यही वजह है कि ड्रैगन में मॉन्स्टरों का स्रोत नहीं मिला। उसे लगता है कि अगर इस दुनिया में अलग अलग गेम्स की यूनिट्स हैं, तो वो चुड़ैल जैसे किरदारों को भी जानते हैं, जो उनके गेम में नहीं थे। आइसला कहती है कि चूंकि टकूडो ने ब्रेव क्वेस्ट खेला है, उनके पास दुश्मन को जानने का फायदा है। वो सहमत होता है और दुश्मन और जीतने के तरीके के बारे में डिटेल्स शेयर करने का फैसला करता है। A2 के साथ रणनीति बन रही है। उधर 2 दानव जनरल को दानव राजा का हुक्म मिलता है कि वो किसी भी तरीके से दुनिया को जीत लें। आइस रॉक कहता है कि उन्हें अच्छा लगता है कि जब वो इस नई दुनिया में आए, तो छोटे छोटे मॉन्स्टर जैसे गॉब्लिन और ऑर्क्स अभी भी दानव राजा के झंडे तले जमा होते हैं। टेमू का क्रोनोस, जिसे फ्लेमिन भी कहते हैं, उसकी बात से सहमत है। फिर आइस रॉक मॉन्स्टरों को हुक्म देता है कि वो शहर को तबाह करें और लोगों में दुख फैलाएं दानव लॉर्ड के नाम पर। इसके बाद मॉन्स्टर शहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं और आइस रॉक भी उनके साथ चला जाता है। फ्लेमिन उसे कहता है कि वो अभी आराम करेगा, लेकिन उसके दिमाग में कोई और प्लान है। जैसे ही मॉन्स्टर शहर के पास पहुंचते हैं, मोल्टर एक मिलिट्री मैजिक स्पेल लैंड ऑफ रूइन डालता है, जो एक बड़े एरिया में फैल जाता है। मॉन्स्टर इसकी वजह से परेशान होने लगते हैं, लेकिन हाई लेवल दानव जैसे आइस रॉक और उसका जादूगर असिस्टेंट इससे और ताकतवर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये कौन सा अजीब सा स्पेल है। जादूगर कहता है कि शायद ये चुने गए हीरो का काम है। आइस रॉक उस पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो हीरो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तभी अचानक A2 जादूगर पर सरप्राइज अटैक करती है और उसे चाकू मार देती है। फिर वो बेबाकी से आइस रॉक के पास जाती है और उसकी पहचान तकुदो की डिटेल्स से करती है। आइस रॉक पूछता है कि वो आखिर है कौन। A2 खुद को एक गेम एटर्नल नेशंस का कैरेक्टर बताती है और कहती है कि वो अपने दुश्मनों को आखिरी तक खत्म कर देगी। इसी वक्त ड्रैगन के रहने वाले मॉन्स्टर आर्मी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और तीर चलाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करता। एंटिक सैनिकों से कहती है कि दुश्मनों पर तीर चलाते रहें ताकि वक्त मिले। वो इस वक्त का इस्तेमाल लोगों को सुरक्षित जगह भेजने के लिए करना चाहती है।
वो शहर छोड़ने का प्लान बनाती है, लेकिन मोल्टर उसे कहता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो जीत जाएंगे। एंटिक किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती जो कहे, नहीं, मैं जीत जाऊंगा। लेकिन मोल्टर बैटलफील्ड की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि अतु पहले से ही दुश्मन लीडर से लड़ रही है, और अगर वो उसे हरा देती है तो पूरी मॉन्स्टर आर्मी को हराना आसान हो जाएगा। उधर बैटलफील्ड में आइस रॉक अतु पर आइस स्पाइक्स भेजता है, लेकिन वो सब बचा लेती है और उसकी तरफ दौड़ती है। वो अपनी होली स्वॉर्ड से उसे नहीं मार पाती, लेकिन आसपास के कई मॉन्स्टरों को खत्म कर देती है। ये सब तकुदो की सलाह की वजह से हो पाता है, जिसने उसे वाइड एरिया स्किल्स इस्तेमाल करने को कहा था। ब्रेव क्वेस्ट में हीरो और विलन की छोटी रेंज की स्किल्स होती हैं जो एक एक लड़ाई के लिए होती हैं, लेकिन एटर्नल नेशंस में वो सेनाओं की तरह लड़ते हैं और उनकी बड़ी रेंज की स्किल्स उन्हें बड़ा फायदा देती हैं। आइस रॉक अतु से पूछता है कि वो उनके खिलाफ क्यों खड़ी है। वो तो खुद एक दानव है। वो उसे दानव लॉर्ड की आर्मी में शामिल होने और दुनिया जीतने को कहता है, लेकिन अतु मना कर देती है, कहती है कि वो तो सिर्फ एक छोटे से किंगडम को संभालने में व्यस्त है, इसलिए पूरी दुनिया का तनाव वो नहीं झेल सकती। आइस रॉक उसे समझ ही नहीं पाता कि वो क्या कह रही है। अतु को एहसास होता है कि वो तो बस एक छोटे से आरपीजी गेम का मिड लेवल बॉस है जो सिर्फ हारने के लिए बना है। आइस रॉक को आरपीजी का मतलब भी नहीं पता, लेकिन अतु कहती है कि उसे याद होगा कि हीरो ने उसे बार बार हराया है। ये बात उसकी नाजुक भावनाओं को चोट पहुंचाती है और वो गुस्से में अतु पर अटैक करने लगता है। वो आसानी से सब ब्लॉक कर लेती है और उसे और ताने मारती है। आइस रॉक अपनी अल्टीमेट अटैक यूज करता है। अतु सोचती है कि वो उसकी धीमी अटैक को आसानी से बचा लेगी, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसकी टांगें फ्रीज हो गई हैं, जो दुश्मन की अटैक का साइड इफेक्ट है। वो ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार हिट हो जाती है। उसके कंधे से काला गंदा स्लज निकलता है, लेकिन वो मरती नहीं। अतु तुरंत अपने टेंटकल्स से दानव को चाकू मार देती है और उसे मार गिराती है, जो सिक्कों में बदल जाता है। हालांकि उसे अपनी जीत पर गर्व नहीं होता, बल्कि शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो चोट खा गई। उसकी चोटें तुरंत ठीक हो जाती हैं, लेकिन वो नाराज होकर चिल्लाती है कि उसे उस मूर्ख और धीमी अटैक से नहीं मारा जाना चाहिए था। तभी उसका सिस्टम उसे बताता है कि उसे आइस रॉक की अल्टीमेट स्किल मिल गई है, जो कभी मिस नहीं होती। अतु को समझ आता है कि क्यों वो फ्रीज हुई और उसे अलग अलग गेम जॉनर के दुश्मनों से लड़ने का एहसास होता है। फिर भी उसे खुशी होती है कि लड़ाई खत्म हो गई। वो तकुदो को अपनी जीत की खबर देती है, लेकिन फिर उसे हैरानी होती है कि फ्लेमिन की अगुवाई में मॉन्स्टर आर्मी का दूसरा हिस्सा मिनाग्रा तक पहुंच चुका है। ठंडक महसूस होती है कि मिनारा चारों तरफ से घिर गया है। दूसरी तरफ कंटिनेंट पर ब्रेव क्वेस्ट का डेमन लॉर्ड अपनी स्ट्रॉन्गहोल्ड बनाने में जुटा है और इस अजीब नई दुनिया का सर्वे कर रहा है। उसी वक्त मिनारा में एक डार्क एल्फ सैनिक ताकुदो के स्टडी में सांस फूलते हुए आता है और जल्दी खबर देता है कि दुश्मन की सेना आगे बढ़ रही है। लेकिन ताकुदो, जिसने पहले से ये देख लिया था, बिल्कुल शांत रहता है। इसेला सैनिक को बताती है कि ताकुदो की एक खासियत है कि उसे अपने इलाके में सब कुछ पता चलता है। जैसे ही दुश्मन उनके इलाके में दाखिल हुए, ताकुदो ने नग्गी और मुख्य सेना को इंटरसेप्ट करने भेज दिया। मारिया और कुरा चिंता में पूछती हैं कि क्या किंगडम खतरे में है, लेकिन ताकुदो उन्हें आश्वस्त करता है कि सब प्लान के मुताबिक है। इसेला कहती है कि हो सकता है डेमन लॉर्ड भी ताकुदो जैसा प्लेयर हो, लेकिन ताकुदो को अब इसकी परवाह नहीं। अलग हालात में वो बातचीत की कोशिश करता, लेकिन आओ ने पहले ही एक जनरल को खत्म कर दिया और अब इनका सीधा हमला तो उसका जवाब रहमदिल नहीं होगा। किंगडम की सेना में आला, नग्गी, डार्क एल्फ सैनिक, मेडिक्स जो हीलिंग जादू जानते हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए बने लारल कंस्ट्रक्ट्स शामिल हैं। ये सब जंग के लिए तैयार हैं, तो मिनारा की रक्षा आसान होगी। थोड़ी देर बाद एमिल की खबर आती है कि उसने सभी आम लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। ताकुदो को राहत मिलती है क्योंकि कम लोग होंगे तो नुकसान भी कम होगा। जल्दी ही नग्गी मैदान से अपडेट देता है कि दुश्मन की सेना करीब 1000 की है, जिसमें गॉब्लिन, ऑर्क्स और कुछ अजीब हाइब्रिड प्राणी हैं। ताकुदो उसकी रिपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करता है और उसे सतर्क रहने को कहता है ताकि राजधानी सुरक्षित रहे। ये सेना उसकी उम्मीद से बड़ी है और शायद डेमन लॉर्ड का कोई जनरल भी इसमें हो। फिर भी मिनारा के पास पर्याप्त संसाधन है और ताकुदो का ब्रेव क्वेस्ट का गहरा ज्ञान फायदा देगा। अजा सोचती है कि वो नए सैनिक बुलाने के लिए संसाधन इस्तेमाल करेगा, लेकिन ताकुदो उसे चौंका देता है और कहता है कि वो सब उसे देगा। वो उसे अगले स्तर तक पहुंचने को कहता है ताकि प्रेडेशन और पैरासिटिक एग स्किल्स अनलॉक हो सकें।
एक बार ये स्किल्स मिल जाएं तो वो दुश्मनों को आसानी से हरा सकेगी। ताकुदो बताता है कि आओ की आइस जनरल से जंग देखकर उसे 4 जनरल्स की ताकत का अंदाजा हो गया। अब पावर अप होने के बाद इसेला एक जनरल को आसानी से हरा सकती है। ये सुनकर इसेला का हौसला बढ़ता है और वो ताकुदो का शुक्रिया अदा करती है। नई ऊर्जा के साथ वो वादा करती है कि वो उसकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और मैदान की तरफ उड़ जाती है। लेकिन जाने से पहले ताकुदो उसे आखिरी सलाह देता है कि आरपी सिस्टम में चीटिंग वाली ट्रिक्स हो सकती है। इसेला को आओ की आइस से जंग की याद आती है तो वो वादा करती है कि सावधानी बरतेगी। उसी वक्त जंगल के गहरे हिस्से में आग चलाने वाले डेमन सैनिक मिनारा की तरफ बढ़ रहे हैं। नाइट कहता है कि फ्लैम का इशारा उन्हें जंगल में अलग भेजना अजीब है। साथ में जादूगर कहता है कि शायद फ्लैम ने डेमन लॉर्ड की मर्जी के बिना ये मिशन शुरू किया और भविष्य में धोखा दे सकता है। नाइट हैरान होकर पूछता है कि फ्लैम ऐसा क्यों करेगा। जादूगर बताता है कि ज्यादातर लोग अचानक इस दुनिया में आए, लेकिन फ्लैम और डेमन लॉर्ड का अनुभव अलग था। वो विस्तार से बताने जा रहा था कि तभी पेड़ों में हलचल दिखती है। सैनिक रुकते हैं और देखते हैं कि एक अकेला स्काउट झाड़ियों से बाहर निकलता है। पहले तो वो सोचते हैं कि ये उनका ही आदमी है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आता है साफ हो जाता है कि कुछ गलत है। जादूगर उसे पीछे रहने को कहता है। जब ऑर्क नजदीक आता है तो वो देखते हैं कि उसका पूरा शरीर सूजे हुए ट्यूमर से ढका है। ऑर्क मदद मांगता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। अचानक उसके शरीर से इसेला के ढेरों लार्वा फूट पड़ते हैं और सैनिकों की तरफ हमला करते हैं। स्क्वाड घबराकर तलवारें चलाता है, लेकिन लार्वा इतने ज्यादा हैं कि संभव नहीं। जादूगर चिल्लाता है कि सब पीछे हटें और जंगल से बाहर इकट्ठा हों, लेकिन जैसे ही वो भागते हैं पेड़ों से एक ताना भरी आवाज आती है जो उन्हें भागने की जल्दबाजी पर हंसती है। सैनिक पूरी तरह डर जाते हैं और नाइट ऑफ जादूगर अदृश्य दुश्मन से सामने आने को कहते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 10 फीट का मंटिस सामने आएगा। इसेला पेड़ों से निकलती है और ताना मारती है कि अगर वो सचमुच अंधेरे के प्राणी हैं तो उन्हें क्रूरता और सटीकता से लड़ना चाहिए, जो वो अब दिखाएगी। नतीजा साफ है, कुछ ही पल में पूरा स्क्वाड खत्म हो जाता है। इसेला सोचती है कि इनकी लाशें खाने लायक भी नहीं, लेकिन तभी उसे किसी ताकतवर चीज का एहसास होता है। वो उसकी तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या नया आया हुआ बदला लेने आया है। फ्लैम कहता है कि उसे इन सैनिकों की परवाह नहीं और पेशकश करता है कि वो डेमन लॉर्ड के 4 जनरल्स में से एक है। इसेला को खुशी होती है कि बड़ा खिलाड़ी खुद आ गया, उसे ढूंढने की मेहनत बची। फ्लैम हैरान होता है कि इसेला को उसकी मौजूदगी का पता कैसे चला, लेकिन वो शांत कहती है कि ये लॉजिकल था। इतनी बड़ी सेना के लिए कमांडर चाहिए था। जब कमांडर गिर जाता है तो बाकी लोग बिखर जाते हैं, ठीक वैसे जैसे ड्रैगन तान में आइस रॉक के साथ हुआ था। ये बात फ्लैम को चौंका देती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि आइस रॉक इतनी जल्दी खत्म हो गया। फिर भी वह बुदबुदाता है कि वो मूर्ख कभी बहुत होशियार नहीं था, तो उसका गिरना तो तय था। इसला बीच में टोकती है और उसे डांटती है कि एक साथी की बुराई मत करो, लेकिन फ्लैम बस मुस्कुराता है और कहता है कि उसे आइस रॉक से कभी मतलब नहीं था। वो आगे कहता है कि आइस रॉक जनरलों में सबसे कमजोर था, जबकि वो खुद उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो इसला को ये ना सोचना चाहिए कि उसे आसानी से हरा देगी। इसला उसकी इस आत्मविश्वास पर मुस्कुराती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सोचकर वो क्यूट लग रहा है कि ये लड़ाई कैसे खत्म होगी। लेकिन फ्लैम मजाक नहीं कर रहा, वो सच में खुद को उससे ऊपर मानता है। और जब वो उसे राख कर देगा तो वो कहता है कि खुद मिनाग्रा में जाएगा, वहां के कमजोर राजा को सिंहासन से उतारेगा और उसे भी खत्म कर देगा। इस तक इसला बात को हल्के फुल्के मजाक में ले रही थी, लेकिन जैसे ही फ्लैम ने तखुदो का अपमान किया उसका मूड बदल गया और ठंडा गुस्सा चेहरे पर आ गया। फ्लैम इस बदलाव को नोटिस करता है, लेकिन हंसता है। उसे लगता है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा। वो अपनी आभा जला देता है, हवा में छलांग लगाता है और इसिला की तरफ तेजी से बढ़ता है, जिससे उनकी पहली जंग शुरू हो जाती है। उसी वक्त शहर में जुड़वां बहनें तखुदो के कमरे के बाहर पहरा देती हैं, जबकि वो अपनी शक्तियों से युद्ध क्षेत्र पर नजर रखता है। उसे जो महसूस होता है उसके हिसाब से इसला अभी फ्लैम से भिड़ंत शुरू कर चुकी है, लेकिन उसे बिल्कुल चिंता नहीं है। उन्होंने पहले ही साबित कर दिया है कि हीरोज इस दुनिया के आरपीजी सिस्टम से पैदा हुए किसी भी चीज से ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो तकुदो के लिए ये तो तय है कि इसला अपनी लड़ाई जीत लेगी, ठीक वैसे जैसे पहले हुआ था। उधर दक्षिण में नागी और डार्क एल्फ वॉरियर्स ने राजधानी के आसपास डिफेंस बनाया हुआ है, जो फ्लैम के सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं
और एमिल नागरिकों को सुरक्षित जगह भेजने में व्यस्त है। सतह पर सब कुछ ठीक लग रहा है, फिर भी तकुदो के सीने में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा है, जैसे कोई मुसीबत पास आ रही हो। जुड़वां बहनें इस बेचैनी को भांप लेती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ, लेकिन तकुदो को भी समझ नहीं आ रहा। वो उनसे पूछता है कि क्या उन्हें कोई छूटी हुई बात याद आती है, लेकिन वो भी उलझन में है। उधर मोर्चे पर इसला और फ्लैम कई मिनट से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। फ्लैम मानता है कि वो प्रभावित हुआ क्योंकि उसे नहीं लगा था कि इस दुनिया के राक्षस इतने ताकतवर हो सकते हैं। उसे ताना मारते हुए फ्रीक कहना इसला को गुस्सा दिला देता है, तो वो अपने लार्वा की फौज छोड़ देती है जो हर तरफ से उसे घेर लेते हैं। आम हालात में ये उसके लिए खत्म हो जाता, लेकिन फ्लैम अपनी आग से उन्हें जला देता है, उन्हें राख कर देता है और आजाद हो जाता है। मुस्कुराते हुए वो उसका मजाक उड़ाता है कि ये तो अनफेयर है कि सिर्फ वो ही मिनियंस बुला रही है। वो अपने हाथ फैलाता है और कुछ ही सेकंड में उसके चारों तरफ ऑर्क्स और गॉब्लिन्स की टुकड़ियां बन जाती हैं। इसला चौंक जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि फ्लैम भी समन कर सकता है। और भी बुरा ये कि उसकी ये तकनीक रिसोर्सेस नहीं खाती, मतलब वो जितनी बार चाहे कर सकता है। इसला अपनी आंखें सिकोड़ती है, उसे दिलचस्पी होती है और अचानक रुकने को कहती है क्योंकि उसे एक सवाल पूछना है, लेकिन फ्लैम को उसकी जिज्ञासा में कोई दिलचस्पी नहीं। वो जवाब देने की बजाय आग के गोले फेंकता है, जिससे इसला को अपने नए लार्वा से खुद को बचाना पड़ता है। फिर वो अपने समन्ड सैनिकों को उस पर भेजता है, लेकिन इसला उन्हें अपने परजीवी से संक्रमित कर लेती है, उन्हें अपने काबू में कर लेती है और फ्लैम को पीछे हटना पड़ता है। इस छोटे से मौके का फायदा उठाकर वो आखिरकार पूछती है कि उसने मिनारा पर हमला क्यों चुना, क्योंकि ड्रैगन इन्वेशन से अलग होना तो विलन स्टैंडर्ड से भी बेवकूफ़ी भरा कदम लगता है। फ्लैम जवाब देता है कि अगर तुम्हारा राजा ने तुम्हें अभी तक ये नहीं बताया तो शायद तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारी वफादारी कहाँ है। इसला को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आता, और भले ही समझ आए, कुछ भी उसकी तकुदो के प्रति भक्ति को हिला नहीं सकता। फ्लैम को इस जवाब की उम्मीद थी, लेकिन सुनकर उसे गुस्सा ज्यादा आता है। वो गुर्राता है और पूछता है कि वो अपना मकसद क्या समझती है। इसला पूरी आस्था के साथ कहती है कि वो मिनाग्रा की चैंपियन और राजा तकुदो की कसम खाई नौकरानी है। ये जवाब फ्लैम को और गुस्सा दिलाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो सर्वेंट शब्द को इतने गर्व से कैसे बोल सकती है। फिर उसे एहसास होता है इसला अपनी वफादारी खुद चुनती है और तकुदो की सेवा करती है क्योंकि वो चाहती है, और ये आज़ादी उसे मजबूत बनाती है। दूसरी तरफ फ्लैम डेमन लॉर्ड के हुक्म से बंधा है, चाहे वो चाहे या ना चाहे, क्योंकि उसकी दुनिया को ऐसे ही कोड किया गया है और वो इससे नफरत करता है। लेकिन वो एक बात पर यकीन रखता है, अगर वो अपना मिशन पूरा कर ले और यहाँ के सभी को खत्म कर दे तो उसे अपनी जंजीरों से आज़ादी मिल जाएगी। ये कहते हुए वो अपनी पूरी ताकत छोड़ देता है। पहली बार इसला को एहसास होता है कि फ्लैम की सारी जंग आज़ादी पाने की चाह से निकली है। उसे थोड़ी सी दया होती है, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। फ्लैम फिर आकाश में आग का तूफान छोड़ देता है जो उसे पीछे तक पीछा करता है। एक धमाका सीधे उसे लगता है और वो यकीन कर लेता है कि अब खत्म हो गया। लेकिन उसकी नाराजगी बढ़ जाती है जब इसला बिना नुकसान के बाहर आती है। उसने खुद को एक सख्त कोकून में बचा लिया था। शांति से वो कहती है कि अगर वो उसे हराना चाहता है तो इससे कहीं बेहतर करना होगा। अगले पल फ्लैम तेजी से आग के वार करता है, लेकिन इसला आसानी से बचती है जब तक उसका माना पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता और वो खुला रह जाता है। मौका देखकर वो उसकी छाती पर गहरा वार कर देती है। घाव का असर दिखता है और फ्लैम को समझ आता है कि ये उसका आखिरी पल है। उसके दिमाग में वो अजीब सा प्राणी याद आता है जो उससे और डेमन लॉर्ड से मिला था इससे पहले कि उन्हें यहाँ बुलाया गया। उसने वादा किया था कि अगर वो इस पूरी दुनिया को खत्म कर दे तो उसे आज़ादी मिलेगी। लेकिन अब खून से लथपथ और टूटा वो मान लेता है कि एक कठपुतली जैसे उसे ऐसा नामुमकिन काम पूरा नहीं कर सकता। फिर भी हार मानना उसकी आदत में नहीं है। कुछ पल बाद इसला का वार उसे 2 हिस्सों में काट देता है और फ्लैम आखिरकार हार जाता है। वो तुरंत तकुदो से संपर्क करने की कोशिश करती है अपनी जीत बताने के लिए, लेकिन कनेक्शन टूट जाता है। मारिया और कुरिया अचानक उसके सामने आ जाती हैं, जिससे इसला हैरान रह जाती है। वो अपने लार्वा को डिफेंस लाइन बनाने का हुक्म देती है, लेकिन उसी वक्त मरा हुआ फ्लैम मुस्कुराना शुरू कर देता है। तकुदो अपनी तरफ से हालात बिगड़ते देखता है और तुरंत टीम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रीन पर सिस्टम एरर आता है
जो बताता है कि चैट फंक्शन अभी उपलब्ध नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ तो उसे तुरंत चिंता हो जाती है। इसला की हालत भी अच्छी नहीं है क्योंकि उसने हर संभव संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सन्नाटा बरकरार है और कोई जवाब नहीं दे रहा, जिससे उसका डर बढ़ता जाता है। वो कोई रिस्क न लेना चाहती थी तो मारिया और कुरिया को पकड़कर तेजी से उड़ने लगती है ताकि उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचा सके। लेकिन कुछ मिनट बाद उसे अजीब सा लगता है और सच में वो वही जगह वापस आ जाती है जहां से शुरू की थी। अचानक फ्लैम जोर जोर से हंसने लगता है। वो आराम से कहता है, इस सीन को स्किप नहीं कर सकते, सबको अपनी भूमिका निभानी है। इसला अविश्वास में ठहर जाती है क्योंकि फ्लैम बोल रहा है और उसे यकीन था कि वो मर चुका है। वो वक्त जाया नहीं करती और उसे फिर से खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वार से बिना पलक झपकाए रहता है। वो मुस्कुराता है और कहता है कि अब जो भी करे इससे कुछ नहीं रुकेगा। वो तो पहले से ही मरा हुआ है, तो उसे फिर मारने की कोशिश बेकार है। इसला फिर से वार करती है, तेज और जोर से, लेकिन इस बार उसका वार हवा में ही अटक जाता है, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। उसी वक्त तकुदो की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है। महत्वपूर्ण किरदार स्टोरी इवेंट्स के दौरान सुरक्षित रहते हैं, और तभी उसे समझ आता है। वो ब्रेव क्वेस्ट की कहानी याद करता है जिसमें फ्लैम की पहली मौत के बाद वो थोड़ी देर के लिए फिर से जीवित हो जाता है, बस इतना कि पूरी टीम पर एक अनब्लॉक करने वाला वॉर कर सके। उधर इसला और लड़कियों को इसकी भनक तक नहीं है कि क्या होने वाला है। फिर भी इसला अपनी आवाज शांत रखती है और जुड़वां बहनों को कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। फ्लैम अंधेरे में हंसता है और कहता है कि ये देखकर अच्छा लगता है कि वो उनसे कितना प्यार करती है, लेकिन अफसोस वो इस वादे को पूरा नहीं कर पाएगी। गुस्से में इसला वार पर वार करती है, बेकाबू होकर उसे रोकने की कोशिश में, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। फ्लैम शांति से कहता है कि वो तो पहले से ही सिस्टम के नियमों से मरा हुआ है, तो अब उसे मारना असंभव है, खासकर जब वो स्टोरी से सुरक्षित है। अचानक इसला का पूरा शरीर जकड़ जाता है, जैसे उसकी मांसपेशियों पर किसी और का कब्जा हो। वो जानती है कि कोई बाहरी ताकत उसे रोक रही है और उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। फ्लैम उसकी नाराजगी देखकर कहता है कि उस पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भी तो इसी भगवान लिखी स्क्रिप्ट का गुलाम है। उसे ये सैकड़ों बार झेलना पड़ा है और वो इससे ज्यादा नफरत करता है। अचानक मारिया और कुरिया बिना मर्जी फ्लैम की तरफ बढ़ने लगती हैं। उनके चेहरे पर डर है, लेकिन शरीर जवाब नहीं दे रहा, जैसे कठपुतलियां हों। इसला देखती है और उन्हें रोकने दौड़ती है, लेकिन सीन उसे जकड़ लेता है और वो हिल भी नहीं पाती। फ्लैम हंसता है, उसकी कोशिशों का मजा लेते हुए। वो कहता है कि अब उसे समझ आया होगा, वो बर्दाश्त न करने वाला दर्द जब तुम मजबूर होकर किसी की मौत देखते हो, और यही दर्द फ्लैम को दशकों से सता रहा है। चाहे वो चिल्लाए या लड़े, कुछ नहीं बदलता। स्क्रिप्ट नहीं टूटती और उसे अपनी दो प्यारी लोगों की मौत अपनी आंखों के सामने देखनी होगी। मारिया और कुरिया कांप रही हैं। फ्लैम के करीब आते हुए इसला से मदद की भीख मांगती है। इसला अपनी सारी ताकत से हिलने की कोशिश करती है, अपनी हद से ज्यादा जोर लगाती है, इतना कि उसकी त्वचा फट जाती है और बाहों से खून बहने लगता है, लेकिन ये बेकार है, वो जकड़ी रहती है। फ्लैम उसकी बेबसी को ठंडी नजरों से देखता है और कहता है कि सांस बर्बाद मत करो, उसे पता है ये कैसा लगता है। एक बार इवेंट शुरू हो जाए तो इससे बच नहीं सकते। वो कहता है कि उसे एक वक्त यकीन था कि वो आजाद हो सकता है, किसी ने उसे अपनी किस्मत को काबू करने का झांसा दिया था, लेकिन अब उसे पता है कि ये सब झूठ था और किरदारों जैसे उनके लिए आजादी नाम की चीज नहीं। वो उस शख्स को कोसता है जिसने उसे ये सपना दिखाया। फिर वो तकुदो का नाम जहर की तरह उगलता है। फ्लैम की नजर में तकुदो भी वही है, एक खिलाड़ी जो लोगों को मोहरे की तरह चलाता है जब तक वो टूट न जाए। तो अगर वो हार रहा है तो वो तकुदो के प्यारे किरदारों में से एक को जरूर साथ ले जाएगा। इसीला उसे रोकने की भीख मांगती है। उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन फ्लैम कहता है कि एक बार कट सीन शुरू हो जाए तो उसे रोकना नामुमकिन है। अचानक उसका शरीर विस्फोट से फट जाता है और मारिया और कुरिया उसके बिल्कुल पास होती हैं जब धमाका होता है। धुआं छंटने पर लड़कियां एक बड़े गड्ढे में आंखें खोलती हैं और इसला उनके ऊपर खड़ी है, बमुश्किल संभल पा रही है। उसका आधा शरीर जल गया, टूट गया, लेकिन वो जिंदा है। आखिरी पल में उसने खुद को धमाके और जुड़वां बहनों के बीच डाल दिया था, जो वार उनके लिए था। वो हल्की मुस्कान देती है, राहत में कि वो सुरक्षित हैं, भले ही उसकी सांसें कमजोर हो रही हों। मारिया और कुरिया अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। वो इसला के पास दौड़ती हैं, उसे इलाज के लिए शहर ले जाने की भीख मांगती हैं,
लेकिन जब वो तकुदो से मदद मांगने की कोशिश करती है, कोई जवाब नहीं मिलता। लड़कियां घबरा जाती हैं, समझ नहीं आता कि क्या करें या कैसे रिएक्ट करें। डर हावी हो जाता है, लेकिन इस्ला उन्हें सांस बर्बाद न करने को कहती है। कोई डॉक्टर इन चोटों को ठीक नहीं कर सकता। वो जानती है कि उसका वक्त कम बचा है, तो वो मारिया और कुरिया से ध्यान से सुनने को कहती है। वो इस दुनिया से नहीं बच पाएगी, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी काम उन्हें करना है। जुड़वां बहनें टूट जाती हैं, खुद को दोष देती हैं कि फ्लैम के धमाके में फंसने की वजह से ऐसा हुआ। वो रोती हैं कि ये उनके पुराने पापों की सजा है, जो उन्होंने सोचा था कि अब खुशहाल जिंदगी मिलेगी। लेकिन इस्ला उन्हें डांटती है कि ये उनकी गलती नहीं। अगर कुछ गलत हुआ तो वो कमजोर थी जो वार सहन नहीं कर पाई। लेकिन मारिया और कुरिया ये मानने को तैयार नहीं। ये दूसरी बार है जब उनकी मां जैसी शख्स उनकी रक्षा में मर गई। वो अब मजबूत बनने का ढोंग नहीं करना चाहती, तो वो इस्ला से विनती करती हैं कि उन्हें उसके साथ मरने दें, क्योंकि अगर सब प्यारे लोग मर जाएं तो जिंदगी का क्या फायदा। इस्ला उन्हें चुप कराती है और ध्यान से सुनने को कहती है, क्योंकि उसे कुछ देना है। वो जानती है कि ये सुनने में अजीब लगेगा, खासकर उनके लिए जो अपनी मां के अवशेष खाकर जिंदा रहने को मजबूर हुए, लेकिन ये करना जरूरी है। वो बिना हिचक अपनी छाती में हाथ डालती है, दिल निकालती है और उन्हें थमाती है। वो कहती है कि इसे खाओ और मेरे लिए जियो। जुड़वां बहनें रोते रोते ढह जाती हैं, डर से कांपती हैं कि ऐसा नहीं कर सकती, फिर से वो भयानक सपना नहीं देखना। लेकिन इस्ला बताती है कि उसके पास रॉयल सक्सेशन नाम की खास शक्ति है। अगर वो उसका दिल खाएं तो उसकी ताकत, तकनीकें, सारी स्किल्स उनकी हो जाएंगी। वो माफी मांगती है कि वो उनका साथ नहीं निभा सकी, लेकिन ये आखिरी चीज है जो वो दे सकती है। तो वो विनती करती है कि दिल लो और उसके लिए जियो। उधर ड्रैगन तान में अतु डेमन आर्मी के बचे हुए सैनिकों को खत्म करने में लगी है। वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा है। मुल्टर उसका पीछा कर रहा है जैसे खोया हुआ पिल्ला। वो उसे शहर में इंतजार करने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। याद दिलाता है कि तकुदो ने उसे सीधा हुक्म दिया था कि वो उसके साथ तब तक चलेगा जब तक डेमन लॉर्ड का किला धूल न हो जाए। और तभी फिर से कुछ राक्षस आ जाते हैं। अतु आंखें फेरती हैं, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिना देर किए वो उन सभी को गले में भाला घोंप देती है, लेकिन अचानक उसका इंटरफेस पिंग करता है सिस्टम अलर्ट के साथ। जैसे ही वो पढ़ती है, उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। अगले पल उसका गुस्सा फूट पड़ता है, चीख से पूरा युद्ध क्षेत्र हिल जाता है। मोल्टर खतरे को पहचान लेता है और चिल्लाता है कि जो पास हैं वो जमीन पर लेट जाएं, वरना जान जाएंगे। उसका गुस्सा थोड़ी देर बाद शांत होता है। वो गहरी सांस लेती है और माफी मांगती है कि ऐसा हो गया। मोल्टर कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन पूछता है कि क्या हुआ जो उसे इतना भड़का दिया। वो बताती है कि इस्ला मर गई। उसी वक्त मिनारा में तकुदो सन्न रह जाता है, उसे समझ नहीं आता। वो फ्लैम के मशहूर स्क्रिप्टेड सीक्वेंस के बारे में जानता था, क्योंकि ये ब्रेव क्वेस्ट की कहानी का हिस्सा था, लेकिन उसे नहीं लगा था कि ये दुनिया में भी लागू होगा। वो एक बार फिर इस्ला से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मैसेज आता है कि उसका वजूद सिस्टम से मिट गया है। ये शब्द उसके लिए जैसे हथौड़ा बनकर गिरते हैं और वो घुटनों के बल गिर जाता है। अपनी सबसे भरोसेमंद हीरो को खोने का दुख सहन नहीं कर पाता। मूल क्वेस्ट में इस इवेंट का एक वर्जन हमेशा होता था, जहां एक किरदार खुद को कुर्बान कर अपनी ताकत दो दूसरों को देता था, और यही यहां हुआ। उधर जुड़वां बहनों की तरफ मारिया और कुरिया ने इस्ला का दिल खा लिया, जैसा उसने कहा था। रॉयल सक्सेशन शक्ति एक्टिवेट होती है और उनके साथ मिनाव की अगली पीढ़ी के हीरोज का खिताब और ताकत आती है। लेकिन ये पल उन्हें गर्व या खुशी नहीं देता, सिर्फ एक भारी सन्नाटा। वो चुपचाप हाथ पकड़कर डेमन लॉर्ड के किले की तरफ चल पड़ती हैं। अब चूंकि स्क्रिप्टेड इवेंट खत्म हो गया, कम्युनिकेशन चैनल्स फिर से शुरू हो जाते हैं। तकुदो तुरंत अतु से संपर्क करता है और उसे सारी बात बताता है। वो कहता है कि इस्ला एक कट सीन इवेंट में मारी गई, जिसे रोका नहीं जा सकता था। अतु को पूरी तरह समझ नहीं आता, लेकिन उसे लगता है कि ये आइस रॉक के अनिवार्य फिनिशिंग मूव जैसा ही है। इस्ला की मौत रणनीति के लिए बड़ा झटका है, तो अतु कहती है कि वो सब छोड़कर मिनाग्रा लौटना चाहती है, लेकिन तकुदो उसे रोकता है। वो बताता है कि भले ही इस्ला चली गई, जुड़वां बहनें बच गईं, और इस्ला की रॉयल सक्सेशन शक्ति की वजह से उनकी विरासत उनमें आ गई है। समस्या ये है कि वो गुस्से, दुख और बदले की आग में किले की तरफ बढ़ रही हैं और इतनी डूबी हैं कि तकुदो के हुक्म तक उन तक नहीं पहुंच रहे। वो साफ कहता है
कि मिनारा और हीरो खोने का रिस्क नहीं ले सकता, तो उसे अतु से ही उम्मीद है कि वो उनके पीछे जाए और उन्हें वापस लाए इससे पहले कि वो खत्म हो जाएं। अतु तर्क समझती है लेकिन सहमत नहीं है। वो कहती है कि तकुदो को बिना हीरो के छोड़ना खतरनाक है, खासकर अब जब अनजाने मैकेनिक्स और पोटेंशियल एक्सप्लॉइट्स अभी भी हैं जो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ऐसे में सरप्राइज इवेंट का खतरा नहीं लेना चाहिए। तकुदो अतु की सावधानी और उसकी चिंता को समझता है, लेकिन अभी वो जोर देता है कि जुड़वां बहनों को सुरक्षित लाना सबसे जरूरी है। इसके लिए बहस का वक्त नहीं है। वो साफ कहता है कि ये उसका सीधा हुक्म है और इसमें बहस नहीं। अतु जबड़ों को कसती है, एक बार सिर हिलाती है और पूरी रफ्तार से उन्हें रोकने दौड़ पड़ती है। उसे तकुदो को अकेला छोड़ने का आइडिया पसंद नहीं, लेकिन वो खुद को याद दिलाती है कि वो कोई नादान खिलाड़ी नहीं, वो एक मास्टर रणनीतिकार है और अगर उसने ये फैसला लिया तो उसे भरोसा है कि वो सही कर रहा है। उधर डेमन आर्मी के डिफेंस जोन के पास कुरिया अकेली विंड डेमन जनरल के पास चली जाती है। जनरल अपनी आंखें सिकोड़ती है। उसे अजीब और मजेदार लगता है कि एक छोटी सी लड़की इतनी बेफिक्री से दुश्मन इलाके में घुस रही है। वो उसे उड़ा देने का हुक्म देने वाली होती है, लेकिन कुरिया अपनी नजर उठाती है और अपनी नई शक्ति जगा देती है। और मारिया की बात करें, वो पहले से थोड़ी अजीब थी, लेकिन इसला की मौत ने उसे तोड़ दिया। अब वो पृथ्वी जनरल की फौज के सामने नाच रही है, हंसते हुए कह रही है कि दुनिया उसे नफरत करती है। उसका चेहरा दुख से टूटा हुआ है और जनरल समझ नहीं पा रहा कि वो पागल है या डरावनी। कुरिया की तरफ इलाके के सारे डेमन अचानक चीखने लगते हैं, उनके शरीर अंदर से फट रहे हैं। विंड जनरल को एहसास होता है कि ये कुरिया का कमाल है और वो उसे कॉन्सर्टेड हवा से खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन कुरिया बिना हिले रहती है क्योंकि उसकी नई शक्ति डिवाइन लाइट सभी कोर्स्टेड मैजिक को निष्क्रिय कर देती है। फिर वो जनरल से नजरें मिलाती है और कुछ सेकंड में उसकी त्वचा सड़ने लगती है। ये उसकी दूसरी नई शक्ति है जो दुश्मन को फ्लैश खाने वाली बीमारी से संक्रमित करती है। सेकंडों में जनरल का चेहरा पिघल जाता है और वो चीख भी नहीं पाती, मर जाती है। उधर मारिया की तरफ उसकी शक्ति उसके दिमागी टूटन से बनी है जो नॉलेज मिटाने का कोर्स डालती है। वो अर्थ जनरल के बड़े मैकेनिकल मशीन को भूलने की हालत में डाल देती है। इसके अंग जाम हो जाते हैं और मशीन ढह जाती है। जनरल कुछ भी करे असर नहीं होता। फिर मारिया अपनी दूसरी शक्ति एक्टिवेट करती है जो उसके ट्रॉमा से बनी है कि उसे 2 माह जैसे लोगों के अवशेष खाने पड़े। ये साइकिक बाइट कई दुश्मनों को एक साथ नष्ट कर देती है। जब वो मुंह बंद करती है, मशीन और उसके गोलेम्स के टुकड़े गायब हो जाते हैं। अब सिर्फ अर्थ जनरल बचा है जो कांप रहा है। मारिया उसका डर मिटा देती है, उसे निष्क्रिय कर देती है, फिर वैसे ही उसे काट लेती है और सब खत्म हो जाता है। तबाह हुए युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा जाता है और जुड़वां बहनें बिना कुछ बोले पीठ फेर कर चली जाती हैं। उनके कदमों की आवाज गूंजती है, सिर्फ विनाश पीछे छोड़ते हुए। फिर सिस्टम अलर्ट आता है कि मारिया और कुरिया अब आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड थ्रेट माने गए हैं और उन्हें विचेस ऑफ रिग्रेट का नया खिताब दिया जाता है जो दूर दूर तक फैलेगा। लेकिन यहाँ सीजन 1 खत्म हो गया। शुक्रिया देखने के लिए और जल्द ही अगले एनीमे में मिलते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।